हेलो स्टूडेंट, तो आज हम लोग देखने जा रहे हैं लेक्चर नंबर 2 जो कि रहेगा आपका लॉज ऑफ मोशन का। पिछला लेक्चर आपका काफी बड़ा हो गया था, 2.5 घंटे का, तो उसे देखते हुए मैंने इसमें सिर्फ लॉज ऑफ मोशन रखा है ताकि ये लेक्चर आपका कम टाइम में और ज्यादा चीजों के साथ पूरा हो जाए, क्योंकि आप परेशान हो गए थे लास्ट लेक्चर में। तो मैंने आपके कमेंट्स में पढ़ा था तो मेरे को आइडिया लग गया कि भाई इतना लंबा लेक्चर बच्चे नहीं देख पा रहे हैं, तो हम लोग लेक्चर को कुछ छोटा रखेंगे, भले ही टॉपिक को हम बढ़ा दें, ठीक है ना। तो लेक्चर आपके छोटे रहेंगे ताकि आप आराम से देख सको और फिर आराम से उसकी प्रैक्टिस कर लो। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, इस लेक्चर से पहले और इस लेक्चर के बाद, इस लेक्चर से पहले फेज 1 का लेक्चर देखना जरूरी है। तो मैंने पिछले लेक्चर में बोला था हर लेक्चर फेज 2 का देखने से पहले फेज 1 का लेक्चर देखना आपका जरूरी है, क्योंकि वहां पूरे प्रॉपर कंसेप्ट्स हैं, उनको देखो। और फेज 2 के अंदर जो जैसे पिछले लेक्चर में प्रॉब्लम थे, थ्योरेटिकल प्रॉब्लम थे आपके, लॉजिकल प्रॉब्लम थे, तो वैसे प्रॉब्लम आप इसके अंदर मेरे साथ डील करो, ठीक है ना। कंसेप्ट इसके अंदर भी रहेंगे बट बहुत ज्यादा डिटेल्ड कंसेप्ट मैंने वहां पढ़ाए हुए हैं, तो आप फेज 1 जरूर देख करके आओ। और लेक्चर के बाद में जो मैं आपको इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स लगवा रहा हूं, ठीक, तो कितने होंगे यार, मेरे ख्याल से 15-20 होंगे, पर ये 15-20 प्रॉब्लम आपको लास्ट मोमेंट पे पूरा चैप्टर 10 से 15 मिनट में रिवाइज करा देंगे। तो इतने इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है और वैसे ही मिलते जुलते आपके नीट एग्जाम में रहने चाहिए, ठीक है ना। तो इसलिए मैं इंपॉर्टेंट लगवा रहा हूं ताकि आप लास्ट मोमेंट पे ये ना कहो सर हमें क्या पढ़ना है, इनको पढ़ लो, पूरा चैप्टर आपका ऑटोमेटिकली रिवाइज हो जाएगा। तो हम आज का लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं। अगेन कॉपी पेन साथ में रखना, मेरे साथ साथ आपको प्रॉब्लम्स की प्रैक्टिस करनी है और प्रैक्टिस करने के बाद अपने आंसर्स को वेरीफाई करना है। एक और चीज, पिछले लेक्चर में जो लैडर का प्रॉब्लम था जिसमें मैंने फॉर्मूला दिया था R1 + R3/2 1 प्लस वाला, ठीक है ना, वो सिमेट्रिक लैडर के लिए था, R1 R2 R3 R1 R2 R3 R1 R2 R3। अगर अनसिमेट्रिक लैडर रहती है जैसे लास्ट लेक्चर में थी, तो उसमें कोई फॉर्मूला काम नहीं करता, उसमें सिर्फ वो ट्रिक काम करती है कि सम कर दो और रिजल्ट उससे छोटा रहेगा। तो वो डाउट भी अब आपका मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। तो अब आज का लेक्चर हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो मजेदार लेक्चर है, चलो पहले बेसिक से शुरू करते हैं और फिर हमारे आ जाते हैं थ्योरेटिकल क्वेश्चन। तो बेसिक में तो देखो न्यूटन का फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ एक बार फटाफट से रिवाइज करते हैं। फर्स्ट लॉ होता है लॉ ऑफ इनर्शिया, ठीक है ना। इनर्शिया एक प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से बॉडी किसी भी चेंज को रेजिस्ट करती है। जैसे मान लो आपको बोला जाए यार चलो 2.5-3 घंटे पढ़ना है, तो आप रेजिस्ट करोगे, आपको नहीं यार 2.5-3 घंटे नहीं सर ब्रेक में, वही एग्जाम्पल है, इसलिए मैंने इस लेक्चर को थोड़ा सा छोटा रखा है कि भाई आपके ऊपर इनर्शिया ज्यादा ना लगे, आप जल्दी से चीजें सीख जाओ। तो इनर्शिया डायरेक्टली मास से एसोसिएटेड होता है, सिर्फ प्रॉपर्टी होती है, उसका कोई फॉर्मूला नहीं होता, कोई यूनिट नहीं होता, ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है। अच्छा, जिस बॉडी का मास ज्यादा होगा उसका इनर्शिया यानी रेजिस्ट करने का टेंडेंसी भी ज्यादा होगा, ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। जबरदस्त न्यूमेरिकल नहीं सॉरी थ्योरेटिकल इसके ऊपर है, ठीक है ना। तो वो थ्योरेटिकल आप सीखोगे तो आपके कंसेप्ट यहां से यहां पहुंच जाएंगे। तो मैं अभी दिखाऊंगा जस्ट इसके बाद। तो इनर्शिया डायरेक्टली मास से एसोसिएटेड होता है। न्यूटन का सेकंड लॉ जो कि हमें ये बताता है कि जो फोर्स लगती है, नेट एक्सटर्नल फोर्स बॉडी के ऊपर लगती है, वो एक्सटर्नल फोर्स MA या फिर ऐसे बोलो MA के बराबर तो समटाइम्स होती है, जनरली बोला जाए रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम के बराबर होती है, जिसको अगर हम यहाँ पर डिराइव करते हैं तो ये आ जाता है mdv/dt + vdm/dt। इस पे एक न्यूमेरिकल रखा है, वो पुराना एम्स का प्रॉब्लम था बट मेरे को लगा कि यार करा देना चाहिए प्रॉब्लम, क्या पता इस साल आ जाए, तो मैंने वो प्रॉब्लम इस कंसेप्ट के ऊपर रखा है, तो ये मैं वहां पे बताऊंगा। अब अगर मास कांस्टेंट है तो dm/dt वाला फैक्टर 0 हो जाएगा और बॉडी या सिस्टम ऑफ पार्टिकल के ऊपर लगने वाला नेट एक्सटर्नल फोर्स मास और एक्सेलरेशन के प्रोडक्ट के बराबर होगा। अगर फोर्स बॉडी पर बहुत लार्ज लग रही हो, शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए लग रही हो, तो ऐसी फोर्स को इंपल्सिव फोर्स बोलते हैं और ये इंपल्सिव फोर्स का टाइम के साथ साथ ग्राफ है। इसका अगर हम एरिया निकालें तो इस ग्राफ का एरिया हमें दे देता है चेंज इन लीनियर मोमेंटम या फिर इंटीग्रल FTT, और इसी चीज को हम बोलते हैं लीनियर इंपल्स। तो इंपल्स क्या होता है? इंपल्स बेसिकली चेंज इन लीनियर मोमेंटम होता है ड्यू टू लार्ज फोर्स एक्टिंग फॉर वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम। तो ये सेक्शन आप देख रहे हो इंपल्स का, इंपल्स का पूरा डिटेल्ड जो बेसिक थ्योरी है मैंने पिछले फेज 1 में कराया हुआ, आप जरूर देख लेना। अच्छा, कुछ कंसेप्चुअल इसके ऊपर बनते हैं। अगर हमें एवरेज इंपल्सिव फोर्स निकालनी है तो ये निकालने का तरीका होता है ΔP/ΔT, या ऑब्वियसली ΔP को हम बोलेंगे इंपल्स, यानी आप इंपल्स कैलकुलेट करो और जिस टाइम ड्यूरेशन के लिए ये फोर्स एक्ट कर रही है उस टाइम ड्यूरेशन को यहाँ पुट कर दो तो आपको एवरेज इंपल्सिव फोर्स मिल जाएगी। जैसे गन बुलेट वाला प्रॉब्लम वो यहाँ पर आपको मिलेगा। अब
कई एग्जांपल्स ऐसे होते हैं जिनमें इम्पल्स यानी चेंज इन लीनियर मोमेंटम कांस्टेंट रहता है, ठीक, कांस्टेंट इन द सेंस मतलब वो सेम रहता है। तो जहां जहां पर इम्पल्स सेम है यानी डेल्टा पी का वैल्यू सेम है, अब मैं बताऊंगा कौन कौन से एग्जांपल है, तो वहां वहां पर ये बहुत ध्यान से समझना, बेसिक थ्योरेटिकल है, एनसीईआरटी के अंदर भी है, इसलिए मैं इस पार्ट को कवर कर रहा हूं। तो इसलिए एवरेज इम्पल्सिव फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू उन केसेस में डेल्टा टी के बराबर हो जाएगी। इस पे बन सकता है आपका थ्योरेटिकल प्रॉब्लम जो जनरली एनसीईआरटी के अंदर है कि नॉर्मली कैच करते वक्त हम लोग कुछ टाइम लेते हैं, ठीक है ना, अचानक ये नहीं यूं करके हाथ फैला दिया और कैच करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है ना, ऐसे चोट ज्यादा लगती है, ऐसे चोट कम लगती है। कारण ऐसे चोट क्यों ज्यादा लगती है हाथ फैलाने से, बॉल आई टपक गई हाथ के ऊपर, ठीक है ना, फाइनल मोमेंटम 0 हो गया, इनिशियल एमयू था, चेंज इन मोमेंटम का वैल्यू एमयू हो गया। अच्छा, और जब हमने इस तरीके से बॉल को कैच किया, यहां भी चेंज इन मोमेंटम का वैल्यू एम ही हुआ, बट इसमें टाइम ज्यादा मिला, इसमें टाइम कम मिला। तो जहां टाइम ज्यादा मिलेगा वहां फोर्स कम होगी, जहां टाइम कम होगा वहां फोर्स ज्यादा होगी। तो नॉर्मली बॉल को कैच करते वक्त प्लेयर यूं करके कैच करता है ताकि टाइम को बढ़ा सके और हाथ के ऊपर लगने वाली फोर्स को कम कर सके। इसी में एक और एग्जांपल बनता है, कंक्रीट के फ्लोर पर जब कोई पर्सन गिरा तो हाथ पांव टूट जाते हैं, मतलब ये नहीं बोला जाता, बोला ये जाता है कि उसमें चोट ज्यादा लगती है, और मिट्टी के फ्लोर पर जब कूदता है तो चोट कम लगती है। अगेन सेम प्रिंसिपल है, डेल्टा पी दोनों में सेम रहेगा, बट एक में टाइम ड्यूरेशन ज्यादा होगा, एक में टाइम ड्यूरेशन कम होगा, जिसमें कम होगा उसमें चोट ज्यादा लगेगी। सिंपल प्रॉब्लम। अब आ जाते हैं हम न्यूटन के थर्ड लॉ के ऊपर। अच्छा, एक दो और चीजें कि अगर हमें इंपल्स निकालना है तो बेसिकली हमें डेल्टा पी कैलकुलेट करना है, और डेल्टा पी मैं आपको न्यूमेरिकल में साथ साथ सिखा दूंगा। यहाँ अगर आप फेज 1 का लेक्चर देख करके आए हो तो बॉल वाला प्रॉब्लम जरूर देखा होगा, बॉल आई टकराई और ऐसे चली गई, ठीक है ना, तो यू स्पीड से आ रही है, यू स्पीड से जा रही है, तो चेंज इन मोमेंटम हो गया 2mu, ठीक है ना। और अगर हमें पता करना है एवरेज इंपल्सिव फोर्स, तो 2mu को डिवाइड कर देंगे वो टाइम ड्यूरेशन, जितने टाइम ड्यूरेशन के लिए बॉल कॉन्टैक्ट में है, ठीक। तो ये तो था पहला एग्जांपल। अगर बॉल ऑब्लिकली आकर के टकरा के ऐसे जा रही है और थीटा का एंगल नॉर्मल से बना रही है, तो चेंज इन मोमेंटम की वैल्यू 2mu cos थीटा थी। तो ये सारी चीजें हम वहां डिस्कस कर चुके हैं, मैंने दोबारा यहां नहीं रखी, टाइम खराब होता। अब आते हैं हम आगे। देखो, पहला प्रॉब्लम तो आसान है, दूसरा प्रॉब्लम ऐसा है, इसके अंदर जनरली स्टूडेंट का ये प्रॉब्लम, मतलब 90% स्टूडेंट का प्रॉब्लम गलत रहता है। अभी हम लोग साथ में करेंगे, बट पहले एक बार फर्स्ट प्रॉब्लम पे आ जाओ। तो एक बार इसकी रीडिंग करो, और मैंने ज्यादातर थ्योरेटिकल प्रॉब्लम इसमें रखे हैं फर्स्ट सेक्शन के अंदर, ताकि आप एक एक चीज को प्रॉपरली देखो। ज्यादातर गलतियां कहां होती हैं, न्यूमेरिकल में नहीं होती, वो तो अपना पेटेंटेड है, वो तो हम उड़ा देंगे, ठीक है ना, बट गलती वहां होती है जहां थ्योरी होती है, ठीक है ना। थ्योरेटिकल प्रॉब्लम के अंदर स्टूडेंट क्यों गड़बड़ी करता है, एक तो डाउट की स्टेट रहती है, दूसरा थ्योरेटिकल प्रॉब्लम इतने ज्यादा मिलते हैं नहीं। तो मैंने इसलिए इन लेक्चर्स के, वैसे भी पैटर्न आपका वही चल रहा है, ठीक है ना, आज से जब 12-15 साल पहले हम लोग पढ़ाते थे शुरू में, ठीक है ना, तो उस टाइम पर भी जो मेडिकल का एग्जाम होता था वो थ्योरी बेस्ड होता था, डेफिनेशन नहीं, ऐसी थ्योरी, ठीक है ना। तो बिल्कुल वही पैटर्न अब फॉलो हो रहा है। तो जिसने उस टाइम में पढ़ाया हुआ है, ठीक है ना, जिसका एक्सपीरियंस इतना लंबा चला आ रहा है, तो वो टीचर आपको अभी के एग्जाम के हिसाब से मोल्ड कर लेगा, ठीक है ना। तो अभी हमें फोकस करना है उन प्रॉब्लम पर जो थ्योरेटिकल प्रॉब्लम होते हैं, जो ज्यादातर स्टूडेंट के गलत हो जाते हैं, जिस वजह से उनके नेगेटिव मार्क्स हो जाते हैं, ठीक है ना। तो लास्ट ईयर का प्रॉब्लम पेपर भी कठिन नहीं था, बट थ्योरेटिकल था। इस साल का भी आपका थ्योरेटिकल, ऐसा थ्योरेटिकल रहने की पूरी चांसेस है, तो आप अच्छे से मेरे साथ ये क्लियर कर लो, ठीक है ना। भारी भारी न्यूमेरिकल लगा करके आपका कुछ भला नहीं होना, ठीक है ना, वो मैंने लगवा दिए थे लास्ट ईयर भी, तो वो आप वहां से लगा सकते हो फेज 1 से भी, बट इस साल आप ज्यादातर ऐसे थ्योरेटिकल प्रॉब्लम की प्रैक्टिस करो मेरे साथ, ताकि आपकी गलती ना हो, ठीक है ना, आप अच्छे से अच्छा स्कोर कराओ। तो चलो देखते हैं इसको। तो पहला प्रॉब्लम कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। तो हमें फॉल्स स्टेटमेंट इसके अंदर ढूंढनी है। तो ये क्वेश्चन पढ़ते हुए बड़े केयरफुल है ना, एग्जाम में गलती ये होती है, फॉल्स की जगह पता नहीं क्या होता है, वहां मति भ्रष्ट हो जाती है, फॉल्स की जगह ट्रू स्टेटमेंट कराते हैं, ट्रू की जगह फॉल्स कराते हैं, फिर वही सिली मिस्टेक कहलाती है। तो प्रॉब्लम ध्यान से पढ़ो, ठीक है ना, अपना बीपी हाई मत करो, लो रखते हुए, नॉर्मल रहते हुए आप प्रॉब्लम को पढ़ो और अच्छे से टिक करो। तो प्रॉब्लम ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, द मास ऑफ टू बॉडी विल बी सेम इफ दे एग्जिबिट सेम इनर्शिया। सोचो, इनर्शिया अभी जिस मैंने बताया मास से एसोसिएटेड होता है, जिसका मास ज्यादा उसका इनर्शिया ज्यादा, यानी टेंडेंसी टू रेजिस्ट इट्स चेंज वो ज्यादा होगा। तो पहला स्टेटमेंट कह रहा है मास ऑफ टू बॉडीज विल बी सेम इफ दे एग्जिबिट सेम इनर्शिया। सही है या गलत है? तो अगर इनर्शिया सेम है दैट मींस दोनों का मास सेम है, क्योंकि इनर्शिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। तो ये पहला स्टेटमेंट करेक्ट हो गया। तो एक एक थ्योरेटिकल जो पॉइंट है उनको
वेरीफाई करो, अगर आता है ठीक है ना, तुक्के मारने की जरूरत नहीं, हमने तो यार ये पढ़ा था, ऐसा मेरे को ध्यान आ रहा है, ये सब स्टेट्स वहां पर नहीं चलती, वहां पर बिल्कुल परफेक्शन की स्टेट, हाँ भी हमने पढ़ा है, हमें पता है इसका कंसेप्ट ये है, तो हम इस सवाल को करेंगे, नहीं तो थ्योरी वाले सवाल को छुओ मत, छोड़ दो, ठीक है, नेगेटिव हो जाएगा वरना। दूसरा पॉइंट, वेट ऑफ द बॉडी एट द सेंटर ऑफ अर्थ इज 0, ठीक है ना, तो सेंटर ऑफ अर्थ पर बॉडी का वेट 0, अब होगा या नहीं होगा ये जी के ऊपर डिपेंड करेगा। अब जी की वैल्यू सेंटर ऑफ अर्थ पर 0 होती है, आपको अगर सही तो आगे की बात आ गई ग्रेविटेशन की, तो भाई ये लेक्चर चल रहा है क्रैश कोर्स का, सब पढ़ चुके हो तभी तो आए हो यहाँ पे। तो ग्रेविटेशन के अंदर हम अच्छी तरह जानते हैं सेंटर ऑफ अर्थ पर जी 0 रहता है, अर्थ के सरफेस से अर्थ के सेंटर से जैसे सरफेस की तरफ जाते हैं जी की वैल्यू बढ़ती है, उसके बाद जी की वैल्यू कम होना शुरू हो जाती है, ठीक है ना। तो और वेट मैक्सिमम कहां पर रहता है, सरफेस ऑफ अर्थ पर रहता है, तो सेंटर ऑफ अर्थ पर वेट 0 होता है, ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। तीसरा, इफ अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड बाय अ मैन सिटिंग इन यूनिफॉर्मली मूविंग कार देन द बॉल विल फॉल बिहाइंड द मैन। तो ये अब थोड़ा सा हमें इसको एक्सप्लोर करना पड़ेगा। तो देखो ये कार है और इस कार के अंदर ये पर्सन बैठा हुआ है, ठीक है ना, वैसे तो मेरे ख्याल से ये बहुत से बच्चों को पता भी होगा, और इस पर्सन ने बॉल को ऊपर उछाल दिया, ये यूनिफॉर्मली कार जा रही है, तो अगर कार यूनिफॉर्मली जा रही है तो इसके कार के पास जो वेलोसिटी है वही हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी बॉल के पास भी होगी, ठीक है ना। अब अगर हम रिलेटिव ऑब्जर्वेशन करेंगे तो ये भी और ये भी एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, यानी रिलेटिवली देखने पर बॉल के पास, ये हम रिलेटिव ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, बॉल के पास सिर्फ ऊपर की तरफ वेलोसिटी होगी। तो मैं इसकी छत को ओपन कर दे रहा हूं, ओपन कार बना लेते हैं, ठीक है ना। तो अब इस पर्सन ने बॉल को रिलेटिवली ऊपर प्रोजेक्ट किया, कार यूनिफॉर्मली चल रही है, अब यहां से देखने पर सिर्फ और सिर्फ इसके पास ऊपर की तरफ यू रिलेटिव है, तो बॉल ऊपर जाएगी और नीचे आ जाएगी। ये था ऑब्जर्वेशन विद रिस्पेक्ट टू कार। अगर आप ग्राउंड से देखोगे तो ग्राउंड से देखने पर क्या दिखाई देगा, ठीक है, ध्यान से देखना। तो ये दूसरा ऑब्जर्वेशन है, ग्राउंड से देखने पर मैं सिर्फ और सिर्फ बॉल को दिखा रहा हूं, बॉल के पास वी तो नजर आएगा ही आएगा और साथ साथ में यू रिलेटिव भी नजर आएगा। तो अब क्या होगा, जितना बॉल आगे जाएगी उतना कार आगे जाएगी, इसलिए बॉल फाइनली पर्सन के हाथ में गिरेगी। क्लियर हो गया। ये क्या कह रहा है कि यूनिफॉर्म मूविंग कार में बॉल विल फॉल बिहाइंड द मैन, यानी इस आदमी के बैक साइड में गिरेगी। तो ये स्टेटमेंट गलत है। कब गिरती, ये नहीं गलत है तो ठीक है, नमस्ते कर आगे निकल गए, कब गिरती ये सोचो। अगर ये कार मान लो मैं एक्सेलरेट करा दूं, अब क्या होगा, क्या अब इसकी वेलोसिटी v बनी रहेगी, नहीं रहेगी, बढ़ेगी, बट क्या बॉल की वेलोसिटी बढ़ पाएगी, नहीं बढ़ पाएगी, यानी कार आगे चली जाएगी, बॉल पीछे रह जाएगी। तो जब एक्सेलरेटिंग कार होगी तो बॉल विल फॉल बिहाइंड द मैन। अगर ये कार ब्रेक मारे, दैट मींस रिटार्ड करे, अब क्या होगा, ये v कम होगा, पर क्या बॉल का v कम होगा, नहीं होगा, यानी वैसा का वैसे ही रहेगा। तो अब कौन पीछे रह जाएगा और कौन आगे निकल जाएगा, तो कार पीछे रह जाएगी, बॉल आगे चली जाएगी, यानी बॉल विल फॉल बिहाइंड द पर्सन, बिहाइंड नहीं, इन फ्रंट ऑफ द पर्सन, ठीक है ना, तो आगे गिरेगी जाकर के। आई थिंक अब प्रॉपर्टी पूरी तरह समझ आ गई होगी, बट ये तीनों पॉइंट जो मैंने बोले आपकी कॉपी में नोट डाउन होने चाहिए, अगर है तो अच्छी बात है, नहीं है तो अभी के अभी लिख लो कॉपी के अंदर, ठीक है ना। तो ये स्टेटमेंट हमारा फॉल्स है। लास्ट, द मास ऑफ द बॉडी रिमेन्स कांस्टेंट एट ऑल प्लेसेस, तो यार ये तो पूरी तरीके से करेक्ट स्टेटमेंट है, तो हमें फॉल्स स्टेटमेंट ढूंढना था, ऑप्शन सी करेक्ट। अब आते हैं अपने मेन प्रॉब्लम पर, ठीक है ना। तो ये आज का हमारा मजेदार प्रॉब्लम है, पढ़ो, ठीक है, मजे लो और कंसेप्ट सीखो, और एग्जाम में आने पर गलत मत करके आना। तो ये बोल रहा है अ कॉर्क, और मैं पहले ही चैलेंज करके बोल रहा हूं 90% जनता इस प्रॉब्लम को गलत ही करके आती है, ठीक है ना। अगर हाँ सही करके कब आती है, दो ऑप्शंस है, बहुत कम बच्चे इसका कंसेप्ट जानते हैं, नहीं तो उन्होंने क्या किया होता है, बुक वगैरह के अंदर अगर इस प्रॉब्लम को देखा होता है तो समझ तो आता नहीं, ठीक है ना, याद कर लेते हैं कि आंसर इसका ये होगा, ठीक है ना। तो ना हमें याद करना है, ठीक है, ना हमें गलत करना है, हमें इसका कंसेप्ट सीखना है, और ऐसे आने वाले किसी भी प्रॉब्लम को छोड़ के नहीं आना है, ठीक है, सीखो। अ कॉर्क एंड मेटल बॉब आर टाइड एट द टू एंड्स ऑफ द स्ट्रिंग एंड द सिस्टम इज पुट इनसाइड अ बीकर फुल ऑफ वाटर। तो आप देख रहे हो ये एक कॉर्क है, ठीक है ना, रबर का कॉर्क ले लो, और उससे यहां एक ये मेटल बॉब सस्पेंडेड है पानी के अंदर। The string remains vertical as shown in the figure. Now the beaker is moved towards the right with an acceleration alpha. तो हम इस बीकर को अल्फा के एक्सेलरेशन से राइट साइड पे ले जाते हैं।
तो हमें पता करना है कि ये कॉर्क की जो पोजीशन होगी वो कहाँ की तरफ होगी, स्ट्रिंग कैसी दिखाई देगी। इसमें शुद्ध कंसेप्ट चाहिए। अब बहुत ध्यान से मेरी बात आप सुनना। इनिशियली व्हीकल रेस्ट पर था, आप उसे एक्सेलरेट करा रहे हो, यानी आप उसकी स्टेट को चेंज कर रहे हो। स्टेट के चेंज करने के सवाल में हमेशा इनर्शिया रोल प्ले करेगा। जिसका इनर्शिया ज्यादा होगा वो देर से चलेगा, जिसका इनर्शिया कम होगा वो जल्दी हिलेगा, ठीक है ना। तो अब हमें ये देखना, और इनर्शिया मास से एसोसिएटेड होता है, तो हमें इन दोनों में ये देखना पड़ेगा किसका मास ज्यादा है किसका मास कम है। मान लो इसका मास ज्यादा है तो क्या होगा, क्या ये जल्दी मूव करेगा, नहीं करेगा, ये देर से चलेगा। इसका मास कम है तो क्या ये जल्दी मूव करेगा, बिल्कुल करेगा। तो अगर ये जल्दी मूव करेगा तो ये आगे चला जाएगा और ये पीछे रह जाएगा और ये ऐसे स्लैंटेड हो जाएगा, ठीक है। तो हमें बेसिकली इस प्रॉब्लम में ये पता करना है किसका इनर्शिया ज्यादा है, किसकी टेंडेंसी ज्यादा है रेजिस्ट करने की, किसकी टेंडेंसी कम है, वो हमें मास से पता चलेगा। अब मास क्वेश्चन में कहीं नहीं दिया, पढ़ो, एक भी जगह नहीं दिया कि मास कितना है, ठीक है ना। तो स्टूडेंट पहले तो कंसेप्ट समझ आ गया कि ये पूरा का पूरा इनर्शिया का खेल है जो कि मास से एसोसिएटेड है। मास के बारे में वो हवा भी नहीं लगने दे रहा क्वेश्चन के अंदर कि मास किसका ज्यादा है किसका कम है। अब कैसे ढूंढे, तो देखो दोनों की दोनों बॉडीज थोड़ा सा, मैं कह रहा हूं ना ये हमारा क्रैश कोर्स चल रहा है, सारा हम A to Z सब उठा करके लिंक करके रिवाइज कर लेंगे। तो ध्यान से सुनना, बॉडी पानी के अंदर है, पानी के अंदर है तो लिक्विड डिस्प्लेस करेगी, पूरी की पूरी दोनों बॉडीज पूरी तरीके से लिक्विड के अंदर है, ठीक है ना। तो इसका वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड और इसका वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड दोनों का बराबर होगा, और इन बॉडी के वॉल्यूम के या ऐसा बोला जाए इन दोनों का वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड जो होगा वो सेम रहेगा, क्योंकि दोनों बॉडीज लिक्विड के अंदर पूरी तरीके से इमर्स्ड है। अब तो अगर वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड दोनों का सेम है, ठीक है, बॉडी पूरी तरीके से इमर्स्ड है, तो अब हमें ये देखना पड़ेगा कौन सी बॉडी फ्लोट कर रही है और कौन सी बॉडी सिंक कर रही है। तो मेटेलिक बॉब ऑब्वियसली सिंक कर गया और कॉर्क जो है वो फ्लोट कर रहा है। तो जो फ्लोट कर रहा है उसकी डेंसिटी कम है, यानी डेंसिटी ऑफ कॉर्क इज लेस देन डेंसिटी ऑफ बॉब। तो वॉल्यूम तो दोनों सेम डिस्प्लेस कर रहे हैं, ठीक है ना, बट कॉर्क की डेंसिटी बॉब की डेंसिटी से कम है। अब जिसकी डेंसिटी कम है उसका मास कम होगा, तो मास ऑफ कॉर्क लेस देन मास ऑफ बॉब। यहां से हमें पूरा का पूरा रिलेशन मिला मास के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले हमने देखा बॉडी दोनों लिक्विड के अंदर है तो दोनों लिक्विड डिस्प्लेस कर रही होंगी, दोनों का वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस जो मिलेगा हमें सेम मिलेगा, ठीक है, अब दोनों पे सेम लगेगा। अच्छा, और दूसरी बात, अब कौन सी बॉडी सिंक कर रही है कौन सी बॉडी फ्लोट कर रही है, तो कॉर्क जो है वो बॉब जो है वो सिंक कर गया, कॉर्क जो है वो फ्लोट कर रहा है ऊपर की तरफ है, इसलिए कॉर्क की डेंसिटी कम बॉब की डेंसिटी ज्यादा। जिसकी डेंसिटी कम उसका मास कम, जिसका मास कम उसका इनर्शिया कम, ठीक है ना, यानी वो रेजिस्ट कम करेगा, यानी वो जल्दी चलने की कोशिश करेगा। तो कॉर्क का मास कम है बॉब का मास ज्यादा है, तो कॉर्क जल्दी चलने की कोशिश करेगा बॉब देर से चलने की कोशिश करेगा। अल्टरनेटिव डायग्राम, तो कॉर्क आगे पहुंच जाएगा, है ना, और बॉब पीछे के पीछे रह जाएगा। तो कॉर्क का मूवमेंट कहां की तरफ होगा, इन द डायरेक्शन ऑफ द एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट, और हमें जो स्ट्रिंग दिखाई देगी वो टिल्टेड दिखाई देगी वर्टिकल से थोड़ा राइट की तरफ। तो एक एक बात का यहां जवाब मिल गया। अब आप ऑप्शन पढ़ो, तो रिमेन इन द प्रीवियस पोजीशन विद द स्ट्रिंग वर्टिकल गलत है, बी थ्रोन फॉरवर्ड, तो कॉर्क बी थ्रोन फॉरवर्ड एंड स्ट्रिंग बीइंग इंक्लाइंड टू द राइट, तो ये ऑप्शन हमारा करेक्ट है। थर्ड पढ़ते हैं, बी थ्रोन बैकवर्ड, ये गलत है। will come on the surface due to breaking of the string, ये तो मतलब कहीं दूर दूर से नहीं है, तो हमारा एक ही ऑप्शन करेक्ट है, वो हो गया बी वाला। तो आई थिंक समझ आ गया होगा। अब चलते हैं आगे। अब देखो ये जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है ये भी ज्यादातर बच्चों का गलत होता है, पता नहीं इसमें भी क्या सोच के बच्चे करते हैं। देखो ये कह रहा हूं ना स्टेशनरी सेल बोट, तो एक सेल बोट है, ठीक है, सेल बोट आप जानते हो ना जिसमें सेल्स लगी हुई होती हैं, ठीक है ना, और उसको वो एयर के हिसाब से चलती है, जिस डायरेक्शन में एयर ब्लो करती है सेल के ऊपर टकराती है, फिर वो एयर जो है उसको ड्रैग करके बोट को ले जाती है। ओके, ये बोल रहा हूं उस पे एक किसी कारीगर ने फैन अटैच कर दिया, और वो फैन क्या कर, ज्यादा होशियार है भाई वो, ठीक है ना, वो फैन क्या कर रहा है, उससे निकलने वाली हवा को सेल पे मार रहा है, ठीक है ना। अब वो चाहता है कि बोट चले, तो आप बताओ बोट चलेगी या नहीं चलेगी। ये बिल्कुल वैसे ही हो गया, मैंने अपने बाल पकड़े और मैं यूं करके उठाने की कोशिश कर रहा हूं, तो क्या मैं ग्राउंड से ऊपर उठता चला जाऊंगा? आप ट्राई कर लो, घर पे बैठे हो ना, ठीक है ना, और कोई काम नहीं तो बिल्कुल कर लो। तो अगर आप अपने बाल यूं करके उठाओगे तो क्या आप ग्राउंड से ऊपर उठते चले जाओगे, या चेयर पे बैठे हो तो उठ करके ऊपर छत से टकराओगे? क्या नहीं होगा। क्यों? क्योंकि सिस्टम पर नेट फोर्स 0 है। तो जब बोर्ड के ऊपर लगे हुए पंखे से सेल के ऊपर हवा मारी जाएगी तो नेट फोर्स सिस्टम पर 0 ही रहेगी, ठीक है ना, और उस सिचुएशन में कोई एक्सेलरेशन डेवलप नहीं होगा, इसलिए सेल कहीं मूव नहीं करेगी। तो सोल्यूशन ये रहा कि नेट फोर्स 0 है, ठीक है ना, इसलिए एक्सेलरेशन 0 है।
ओके तो इसका ऑप्शन आ गया मूव इन द डायरेक्शन अपोजिट, मूव इन द डायरेक्शन इन विच एयर इज ब्लोन, रिमेन्स मोशनलेस, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। हाँ, अगर एटमॉस्फेयर की हवा उस पर जाके टकराती, वो एक्सटर्नल फोर्स का काम करती, फिर जिधर हवा टकराती उधर जाकर के बोट चलती। अब इस प्रॉब्लम को पढ़ो, विच स्टेटमेंट इज रॉन्ग इन कनेक्शन विद न्यूटन सेकंड लॉ। तो सेकंड लॉ हमें किसके बारे में बताता है कि जो फोर्स होती है रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम के बराबर होती है। तो फोर्स के बारे में जानकारी देता है, मोमेंटम के बारे में जानकारी देता है, ठीक है ना। तो देखते हैं इसमें कौन सा ऑप्शन हमारा रॉन्ग है। तो इट इंडिकेट्स मेजर ऑफ फोर्स, ये करेक्ट है। इट इंडिकेट्स रिलेशन बिटवीन फोर्स एंड रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, ये भी ठीक है। इट इंडिकेट्स रिलेशन बिटवीन फोर्स एंड मोमेंटम, ये भी ठीक है। इट कैन फर्निश द वैल्यू ऑफ इनर्शिया, ये स्टेटमेंट गलत है क्योंकि इनर्शिया फर्स्ट लॉ से पता चलता है। ओके नेक्स्ट प्रॉब्लम पर आते हैं। ये भी हमारा थ्योरेटिकल है। ये कह रहा है स्केटर, ये भी बहुत सिंपल सा प्रॉब्लम है, तो मैंने इसमें ज्यादातर थ्योरी के इसलिए रखे हैं ताकि एक एक चीज कवर हो जाए। तो ये बोल रहा है स्केटर इज स्टैंडिंग इन द एट द सेंटर ऑफ फ्रिक्शनलेस आइस पॉन्ड। तो ये एक फ्रिक्शनलेस आइस पॉन्ड है और इसके बिल्कुल बीच में एक स्केटर खड़ा हुआ है। इन ऑर्डर, अच्छा ये ऐसा एनसीईआरटी के अंदर भी है तो इसलिए उससे मिलता जुलता प्रॉब्लम यहाँ पे रखना जरूरी था। तो इन ऑर्डर टू रीच, ये ईच नहीं है ये रीच है, तो इन ऑर्डर टू रीच इट्स बैंक, तो किसी एक किनारे पर ये जाना चाहता है, ही विल मेक यूज ऑफ, तो ये क्या करेगा, क्या ये चल के जाएगा, ठीक है, उड़ के जाना तो पॉसिबल ही नहीं है इसके पास, तो क्या ये चल के जाएगा, चलना तो तब पॉसिबल होता है जब फ्रिक्शन होता, फ्रिक्शन तब होता है जब ये सरफेस रफ होता, वो बोल चुका है स्मूथ है, तो चल के जाना पॉसिबल नहीं है। तो ये यहां से यहां तक कैसे जाएगा, तो वो यूज करेगा न्यूटन का थर्ड लॉ, ठीक है ना। तो थर्ड लॉ के बेसिस पर या तो कोई ऑब्जेक्ट को आगे फेंक दे स्केटर, ठीक है ना, तो जा सकता है, या उसके हाथ में जो स्टिक होती है उस स्टिक से वो क्या करे, आइस को पीछे धक्का दे, तो ऐसे सिचुएशन के अंदर फिर वो आगे मूव कर सकता है। तो आप अगर किसी फ्रिक्शनलेस सरफेस पर खड़े हुए हो और जैसे मान लो मैं खड़ा हुआ फ्रिक्शनलेस सरफेस पर, चल के मेरे लिए लेफ्ट और राइट जाना पॉसिबल नहीं है, मेरे हाथ में पेन है, मैं इस पेन को आगे फेंकूंगा तो रिएक्शन फोर्स मेरे को पीछे मिलेगी, भले ही कम मिलेगी, बट क्योंकि सरफेस स्मूथ है, जीरो फ्रिक्शन वाला है, तो वो कम फोर्स भी मेरे को पीछे किनारे तक ले जाने में कैपेबल होगी। तो आई थिंक ये खेल भी समझ आ गया होगा। तो इसका ऑप्शन हो गया न्यूटन का थर्ड लॉ। ओके, टू इक्वल फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल इन म्यूचुअली, ये भी बहुत अच्छा है, इसमें भी गड़बड़ी होती है स्टूडेंट की कि म्यूचुअली परपेंडिकुलर फोर्सेस एक्ट कर रही हो तो पाथ पार्टिकल का कैसे डिसाइड करें। तो ये देखने में थ्योरेटिकल है बट एक्चुअली में न्यूमेरिकल है। अब मैं इसका आपको सस्पेंस क्लियर कर देता हूं। मान लो दो फोर्सेस एक्ट कर रही हैं F1 और F2 की, ठीक है। अब हमें पता करना है इन दोनों फोर्सेस के इन्फ्लुएंस में पार्टिकल का पाथ कैसा रहेगा। व्हेनेवर वी हैव टू फाइंड आउट पाथ देन वी हैव टू फाइंड आउट इक्वेशन ऑफ x एंड y। कैसे, तो सुनो, मान लेते हैं इस फोर्स की वजह से x एक्सिस पर एक्सेलरेशन आया a1 जिसका वैल्यू हो गया F1/m। मान लो इसकी वजह से y एक्सिस पर एक्सेलरेशन आया a2, वैल्यू हो गया F2/m, ठीक है। सिर्फ इस एक्सेलरेशन को ऑब्जर्व करें तो इसकी वजह से डिस्प्लेसमेंट x एक्सिस पर आया जो हम सेकंड इक्वेशन से निकाल रहे हैं, u ऑब्वियसली 0 है तो एक्सेलरेशन की वैल्यू होगी हाफ a1 t²। सिमिलरली y एक्सिस का एक्सेलरेशन निकालें तो ये y एक्सिस पर डिस्प्लेसमेंट निकालें तो हाफ a2 t²। दोनों को डिवाइड कर लो तो x/y इक्वल्स टू a1/a2, ठीक है। तो x इक्वल्स टू या y इक्वल्स टू a2/a1 टाइम्स x। अब a2 की जो वैल्यू होगी वो हमारी कितनी होगी F2/m और a1 की वैल्यू होगी F1/m, तो y इज इक्वल्स टू F2/m1 टाइम्स x। तो अब आप चेक करो तो ये इक्वेशन हो गई y प्रोपोर्शनल टू x, यानी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन हो गई, तो पार्टिकल का पाथ स्ट्रेट लाइन होगा, ठीक है ना। तो याद रखना, याद क्या रखना, वैसे सिंपल सा कंसेप्ट ध्यान रखना, जब भी दो परपेंडिकुलर फोर्सेस एक्ट कर रही हो पार्टिकल पर तो पार्टिकल का पाथ हमेशा स्ट्रेट लाइन होगा गिवन इनिशियल वेलोसिटी 0। तो हमारा जो ऑप्शन आएगा वो ए हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, देखो फिर से थ्योरेटिकल है। ये कह रहा है अंडर द एक्शन ऑफ एक्सटर्नल फोर्स अ पार्टिकल कैन रिमेन स्टेशनरी। तो एक्सटर्नल फोर्सेस एक्ट कर रही हो बट फिर भी पार्टिकल स्टेशनरी है, तो ऐसा सिर्फ तब होगा जब पार्टिकल पर लगने वाला नेट एक्सटर्नल फोर्स 0, यानी हर फोर्स का वेक्टर सम हमारा 0 के बराबर हो, तब हमें एक्सटर्नल फोर्स का, तो मैं यहां पर लिख रहा हूं व्हेन नेट एक्सटर्नल फोर्स वेक्टर इक्वल्स टू 0, तब ऐसे में पार्टिकल का एक्सेलरेशन 0 होगा और पार्टिकल अगर रेस्ट पर है तो रेस्ट पर रहेगा, कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है तो कांस्टेंट वेलोसिटी से चलता रहेगा। ऑप्शन पढ़ो, तो कांस्टेंट फोर्स इज अप्लाइड ऑन पार्टिकल गलत है, वेरिएबल फोर्स गलत है, एटलीस्ट 3 फोर्सेस भी अप्लाइड ये भी गलत है, वेक्टर सम ऑफ द अप्लाइड फोर्स इज 0, तो ऑप्शन डी करेक्ट है। इसको पढ़ते हैं, अ फोर्स इज अप्लाइड। अच्छा, ये अभी जो मैंने बताया था ये उसका एक और मॉडिफाइड फॉर्म है, ये क्वेश्चन भी बहुत इंटरेस्टिंग है, ध्यान से देखना। तो अ फोर्स इज अप्लाइड इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन टू अ मूविंग पार्टिकल, तो सेंटेंस है मूविंग पार्टिकल, ये रहा मूविंग पार्टिकल, इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फोर्स एक्ट करता है,
ठीक है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन विल एग्जिस्ट, कौन सी कंडीशन ये एग्जिस्ट करेगी हमें पता करनी है। तो जब भी पार्टिकल की फोर्स और वेलोसिटी हमेशा परपेंडिकुलर होती है, ऐसे में पाथ नहीं पूछा मैंने पर बताना मेरा काम है, हमेशा सर्कुलर रहेगा। एक्सेलरेशन सेंटर की तरफ डायरेक्टेड रहेगा जिसको हम सेंट्रिपिटल बोलेंगे। इसका काम वेलोसिटी के डायरेक्शन को चेंज कराना होगा, स्पीड कांस्टेंट रहेगी। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की सारी प्रॉपर्टीज होल्ड करेंगी। पढ़ो, स्पीड ऑफ पार्टिकल विल रिमेन अनचेंज्ड, तो सही ऑप्शन है। एक्सेलरेशन विल इंक्रीज इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन, तो एक्सेलरेशन इंक्रीज नहीं करेगा, एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहेगा अगर हम फोर्स को कांस्टेंट अप्लाई कर रहे हैं, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। एक्सेलरेशन इज डेवलप्ड इन द पार्टिकल इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, तो ये सही ऑप्शन है। एक्सेलरेशन विल बी रिड्यूस, तो ये ऑप्शन भी गलत है। तो इसके दो ऑप्शन सही है, एक ए वाला और एक सी वाला। आगे चलते हैं। अब देखो ये तो अल्टीमेट है, ठीक है ना। तो मतलब आप चुन चुन के थ्योरी, मतलब आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, अब मेरे साथ बस यहाँ पढ़ लो, ठीक है ना। चाहिए तो वापस एनसीईआरटी की रीडिंग मार लोगे, ऐसा लगेगा सारी की सारी एनसीईआरटी के प्रॉब्लम मैंने उठा उठा के करा दिए हैं। अब देखो ये बोला पैरेट, इस इन 3 क्वेश्चन के अंदर स्टूडेंट्स को इतना डाउट रहता है कि वो जनरली इन प्रॉब्लम्स को गलत करके आते हैं। अब मैं इन प्रॉब्लम का एक न्यूमेरिकल वर्जन मैंने आगे रखा है, वो तो मैं कराऊंगा ही कराऊंगा। अभी इनका थ्योरेटिकल वर्जन मैं आपको क्लियर करता हूं। पढ़ो, ये कह रहा है पैरेट इज सिटिंग ऑन अ फ्लोर ऑफ क्लोज्ड ग्लास केज। तो ये क्लोज्ड ग्लास केज है, ठीक है ना। इसके फ्लोर पर, यहां पर ये पैरेट बैठा हुआ है, ओके। विच इज इन बॉयज हैंड, तो ये जो केज है वो किसी ने होल्ड कर रखा है। तो ये मान लो होल्ड करने के लिए रस्सी हो गई, रस्सी के अंदर टेंशन लगी जो वो फोर्स अप्लाई कर रहा है। इफ द पैरेट स्टार्ट फ्लाइंग विद कांस्टेंट स्पीड द बॉय विल फील द वेट ऑफ केज एज। तो अब हमें पता करना है कि अगर ये कांस्टेंट स्पीड से उड़ता है तो केज का वेट उसको कितना फील होगा। तो पहले कहानी समझो। सबसे पहले जब ये पैरेट बैठा हुआ है तो वेट कितना फील होगा, बहुत ध्यान से सुनना। क्लोज्ड केज का मतलब हुआ इसके अंदर हवा भरी हुई है जिसका वॉल्यूम कांस्टेंट है। हवा की वजह से इस पैरेट पर अपथ्रस्ट लगेगा, जमीन पर बैठा है नॉर्मल लगेगा, पैरेट का वेट mg नीचे लगेगा, ठीक है ना। अब आगे सुनना, हवा ने इसके ऊपर जो अपथ्रस्ट है वो ऊपर लगाया, तो हवा पर जो अपथ्रस्ट लगेगा दोनों पे लगेगा, ये नहीं खाली एयर जो है पैरेट पे लगा के चल दी, नहीं, पैरेट भी एयर के ऊपर उतना ही फोर्स लगाएगा, एक्शन रिएक्शन। वो अपथ्रस्ट नीचे लगा, केज ने इस पे नॉर्मल लगाया तो इसने केज पर नॉर्मल लगाया, नीचे की तरफ mg एक्ट किया। अभी पूरे सिस्टम में किसी के पास एक्सेलरेशन नहीं है तो एक्सेलरेशन 0 है। फट से हमने सिस्टम बाउंड्री बनाई, u से u कैंसिल हो गया, ये u ऊपर लग रहा है, ये u नीचे लग रहा है, n से n कैंसिल हो गया, जो t का वैल्यू हुआ वो m प्लस mg, यानी केज का वेट प्लस पैरेट के वेट के बराबर हो गया। अब अगर ये जो पैरेट है कांस्टेंट स्पीड से उड़ता है, यानी अभी भी एक्सेलरेशन 0 है, तो अगर ये पैरेट उड़ना शुरू करता है तो चल भाई उड़ ले, तो और एक्सेलरेशन 0 है तो अभी भी फोर्सेस जो रहेंगी वो यू ही रहेगा, नीचे mg रहेगा, बस नॉर्मल खत्म हो जाएगा। अपथ्रस्ट एयर पर नीचे की तरफ लगेगा, एयर जहां लगाएगी उसके अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, केज का वेट mg नीचे की तरफ एज इट इज लगा, टेंशन t ऊपर लगी। अब चेक करो, यहां से अगर हम चेक करें तो u की वैल्यू mg के बराबर हो जाएगी। और अच्छा, अब हम क्या करेंगे, सिस्टम बाउंड्री नहीं बना रहे, दोनों की अलग अलग फोर्सेस चेक कर रहे हैं क्योंकि इनमें से हो सकता है ये कोई एक्सेलरेट करे। तो अभी एक्सेलरेशन 0 है तो हमारे पास पूरा मौका है फोर्सेस को बैलेंस करने का। तो u की वैल्यू, पैरेट के ऊपर फोर्स देख रहे हैं, mg के बराबर होगी, t की वैल्यू u प्लस mg के बराबर होगी, u इसमें पुट करते ही t इक्वल्स टू m प्लस mg, यानी अभी भी उस पर्सन को उतना ही वेट फील होगा, ना बढ़ा हुआ ना घटा हुआ, तो ऑप्शन अनचेंज्ड। तो अगर एक्सेलरेशन 0 रहता है तो ना वेट बढ़ेगा ना घटेगा। अब आगे का खेल सुनो, आपको ऐसा लग रहा होगा सर ये लिफ्ट वाला कंसेप्ट ही चल रहा है, बिल्कुल चल रहा है, पर प्रूव करना मेरा काम है, मैं दिखाते जा रहा हूं। इन द अबव क्वेश्चन इफ द पैरेट स्टार्ट फ्लाइंग डाउन, ठीक है ना, विद एन एक्सेलरेशन, तो अब ये पैरेट नीचे उड़ा, ये पैरेट ने जिंदगी तबाह कर रखी है अच्छे अच्छों की, तो ये नीचे उड़ा एक्सेलरेशन a के साथ, u ऊपर लगा, mg इधर लगा, एयर का u इधर लगा, कैपिटल mg इधर लगा। ये ध्यान रखना पैरेट उड़ रहा है, केज नहीं उड़ रहा है, पता चले केज को उड़ा के चल दी है, तो अब पैरेट के ऊपर की फोर्सेस को बैलेंस नहीं कर सकते, ठीक है। तो अब इक्वेशन बनी mg माइनस u इक्वल्स टू ma, ध्यान से देखना u का वैल्यू आ गया m टाइम्स g माइनस a, ठीक। केज अभी भी रेस्ट पर है पर्सन के हाथ में, तो केज की फोर्सेस अभी भी बैलेंस्ड है, तो t इक्वल्स टू हो गया u प्लस mg, तो कैपिटल mg तो मैंने यहां लिखा,
प्लस यू, और यू की जगह मैं ये सब्स्टिट्यूट कर दे रहा हूं, तो रिजल्ट आ जाएगा mg, ओपन करके डाल देते हैं इसको, प्लस mg माइनस ma। तो अब आप मेरे को बताओ, जो नई टेंशन आ रही है टी डैश, वो पुरानी टेंशन के बराबर है या उससे कम है? तो उससे कम आ रही है। तो अगर पैरेट का एक्सेलरेशन डाउन है तो वेट की वैल्यू डाउन हो जाएगी और ma से डाउन हो जाएगी। अब लास्ट खेल तो आप समझ ही गए होंगे, यानी इसमें रिड्यूस्ड हो जाएगा। इन द अबव क्वेश्चन इफ द पैरेट स्टार्ट फ्लाइंग अपवर्ड, अब अगर a का डायरेक्शन अपवर्ड हो जाएगा तो u का वैल्यू mg प्लस ma हो जाएगा, और टी डैश की जो वैल्यू आ जाएगी लास्ट प्रॉब्लम में वो आ जाएगी कैपिटल mg प्लस mg प्लस ma, यानी इस सिचुएशन में वेट इंक्रीज कर जाएगा। तो ऑप्शन हो गया सी करेक्ट। ये तो था थ्योरेटिकल एस्पेक्ट, इक्वेशंस मैंने बना के दिखाई, परफेक्ट न्यूमेरिकल इस पे आगे मिलेगा। चलो देखते हैं। अच्छा, अब आप आ रहे हो कुछ छोटे छोटे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम पर, इनको देखते हैं। ये कह रहा है मशीन गन फायर्स अ बुलेट ऑफ मास 50 ग्राम विद अ स्पीड इतना, एवरेज फोर्स इज एक्सर्टेड बाय द गनर, मैक्सिमम नंबर ऑफ बुलेट। देखो, जब बुलेट फायर होती है तो रिकॉइल की फोर्स लगती है, और उस रिकॉइल की फोर्स का फॉर्मूला होता है NMV, जहां N इंडिकेट करता है नंबर ऑफ बुलेट फायर्ड पर सेकंड को। ये पर मिनट पूछ रहा है तो हम सेकंड में 60 से मल्टीप्लाई करके डाल देंगे। फोर्स हमें दे रखी है 200, नंबर ऑफ बुलेट n ले लेते हैं, पर सेकंड तो नीचे आ गया 60, मास ऑफ ईच बुलेट हो गया 50 इंटू 10 की पावर -3, स्पीड हमें बुलेट की दे रखी है 10 की पावर 3। ये यहां से कैंसिल हुआ, ये यहां से कैंसिल हुआ, और नंबर ऑफ बुलेट की वैल्यू हमारे पास आ गई 240। तो 240 बुलेट्स आर फायर्ड पर सेकंड, तो ऑप्शन ए करेक्ट। तो ये छोटा सा प्रॉब्लम था पर आपके में आता जरूर है। ओके, इसको देखो। A car can have acceleration of 4 meter per second square. If it is to pull another car of equal mass, then what could be? तो छोटा प्रॉब्लम है पर अचानक से पता नहीं क्यों स्टूडेंट से गलती हो जाती है, तो आप भी इसको सॉल्व करो। तो ये रही एक कार, और ये कार F की फोर्स अपने इंजन की वजह से डेवलप कर रही है, और एक्सेलरेशन 4 मीटर पर सेकंड का आ रहा है, सेकंड स्क्वायर का आ रहा है। तो F की वैल्यू हो गई ma के बराबर, ठीक है ना। अब ये कहता है ये एक और कार से बंधी हुई है, ठीक है ना, तो एक और कार इससे बांधी जाए सेम मास की, तो फोर्स तो वही डेवलप कर रही है वो कार, बट अब नया एक्सेलरेशन कितना होगा? तो नया एक्सेलरेशन का वैल्यू हो जाएगा ट्वाइस m, a डैश ले लेते हैं इसको, a डैश, सिंस फोर्स इज सेम तो दोनों को इक्वेट कर दो, और यहां से रिजल्ट बड़े आराम से आ गया हमारे पास, a डैश इक्वल्स टू a/2, a की वैल्यू थी 4, तो आंसर आ गया 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ऐसे छोटे छोटे प्रॉब्लम हमें बिल्कुल परफेक्टली प्रैक्टिस कर लेने चाहिए। जब हमारी ग्रिप इन प्रॉब्लम के ऊपर होगी, एग्जाम में कम टाइम लगेगा, फिजिक्स में ज्यादा सवाल सही होंगे। अगर आप सोचोगे हम किलोमीटर के लंबे हिसाब वाले सवाल करके जाते हैं, कोई फायदा नहीं है। आप ऐसे छोटे छोटे प्रॉब्लम स्पीडली प्रैक्टिस करके जाओ, आपकी गलती नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं। अब ये वो प्रॉब्लम था जो बहुत पुराना एम्स में आया हुआ प्रॉब्लम था, मैंने इसको इसलिए रखा है क्योंकि स्टूडेंट का ज्यादातर ये डाउट होता है, ठीक है ना, आपके में ये आ सकता है। तो अब इस प्रॉब्लम को देखते हैं। ये कह रहे हैं ना फोर्स फ्री स्पेस, मतलब एक ऐसा स्पेस है जिसमें नेट एक्सटर्नल फोर्स 0 है, ठीक है। ये बोल रहा है सैटेलाइट इज स्वीपिंग stationary interplanetary dust at the rate dm/dt equals to av, where m is the mass of satellite, v is its velocity, alpha is constant. अच्छा, and a is constant. The retardation of the satellite will be, तो पहले हम पूरा का पूरा न्यूटन का सेकंड लॉ लिखेंगे। तो न्यूटन का सेकंड लॉ हो गया F equals to m dv/dt प्लस v dm/dt। अब क्योंकि नेट एक्सटर्नल फोर्स 0 है तो इसे 0 के बराबर डाल देते हैं और इन चीजों को आमने सामने ले आते हैं। तो v dm/dt, या सॉरी इसको इधर ले आते हैं, तो m dv/dt इक्वल्स टू v dm/dt, साइन माइनस आ गया। अब देखो बेटा, dm/dt आपको av दे रखा था और ये बन जाएगा उसका रिटार्डेशन, तो m टाइम्स रिटार्डेशन a इक्वल्स टू v टाइम्स av, राइट। तो यहां से रिटार्डेशन की वैल्यू आ गई -av² बाई m। अब हमें इसका सिर्फ और सिर्फ आई थिंक मैग्नीट्यूड देना है, तो av² बाई m या अल्फा v² बाई m, तो ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो गया। तो अल्फा v² के हिसाब से ये अल्फा होना चाहिए, तो आप इसको अल्फा लिख लो या ए लिख लो। अब मैंने ए लिख दिया तो ए से काम चला लो। तो आई थिंक प्रॉब्लम समझ आ गया होगा। हमारा मेन खेल था कंसेप्ट सीखना। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। A ball is moving with velocity 20 मीटर पर सेकंड, मास 50 ग्राम, इट कोलाइड्स अगेंस्ट अ वॉल नॉर्मली। तो आ गया हमारा इम्पल्स का प्रॉब्लम। तो एक बॉल है m मास की, v वेलोसिटी से आती है, कोलाइड करती है, एंड इज रीबाउंडेड नॉर्मली विद द सेम स्पीड। रीबाउंडेड नॉर्मली तो v स्पीड से वापस हो जाती है। हमें पता करनी है एवरेज फोर्स एक्सर्टेड बाय दिस बॉल ऑन वॉल। तो एवरेज फोर्स हो गई, निकालने का तरीका मैंने आपको दिया था, इम्पल्स बाय टाइम ड्यूरेशन। अच्छा, और हमें फोर्स
इसमें निकालनी है, यूनिट का ख्याल रखना है। ये छोटी छोटी चीजें क्या करती हैं, प्रॉब्लम गलत करा देती हैं। अभी देखना, इम्पल्स बाय टाइम, इम्पल्स हो गया ट्वाइस ऑफ एमवी और टाइम ड्यूरेशन हमें दे रखा है, तो ट्वाइस। मास ऑफ बॉल हमें 50 10 की पावर -3, स्पीड जो हमें बॉल की दे रखी है दैट इज 20 मीटर पर सेकेंड, और टाइम ड्यूरेशन 40 मिली सेकेंड, तो 40 10 की पावर -3, ये तो गया। 22 जा 40, ये हो गया 25, 2 जा 50, ये 50 क्या न्यूटन आया। पर अचानक से जब मति भ्रष्ट होती है तो न्यूटन पे भी ध्यान नहीं जाता। ऑप्शन पूछ रहा है वो डायन में, हम देख रहे हैं 50 न्यूटन, फिर ऑप्शन ढूंढते कहाँ है यार, ये तो आ ही नहीं रहा हमारा ऑप्शन। अरे भाई न्यूटन को डायन में कन्वर्ट करो, तो 1 न्यूटन 10 की पावर 5 डायन, यानी 50 इंटू 10 की पावर 5, दैट मीन्स 5 इंटू 10 की पावर 6 डायन। ये हमारे पास फोर्स का वैल्यू आ गया, तो ऑप्शन डी करेक्ट। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। अब देखो धीरे धीरे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में हमारी स्पीड बढ़ रही है, क्यों, हमारे बेसिक कंसेप्ट क्लियर है। तो इसी तरीके से थ्योरी में हमेशा टाइम लो, बट न्यूमेरिकल में आप प्रैक्टिस इतनी करके रखो कि आपका हाथ ना अटके एग्जाम के अंदर। अब जैसे ये प्रॉब्लम है हमें, और ये आया हुआ प्रॉब्लम है, ये बोला डायग्राम ABC रिप्रेजेंट वेरिएशन ऑफ फोर्स विद टाइम। हमें पता करना है इम्पल्स किस केस में हाईएस्ट होगा, तो इम्पल्स के लिए हमें इसका एरिया निकालना पड़ेगा। तो हम इन चारों ग्राफ का एरिया निकालते हैं। तो एरिया ऑफ ए, तो रेक्टेंगल है तो लेंथ इनटू विड्थ, तो ये हो गया 0.25। अच्छा, इंपल्स का यूनिट न्यूटन सेकंड लिख सकते हो, ठीक है ना, या इंपल्स का यूनिट वो मोमेंटम के यूनिट के बराबर लिख सकते हो, केजी मीटर पर सेकंड चॉइस आपकी है। ओके, ये ए का एरिया हो गया। सिमिलरली एरिया ऑफ बी निकाल लेते हैं। बस इसमें कुछ नहीं करना आपको पता, बस कैलकुलेशन करके फटाफट से आंसर निकाल लेना है। तो हाफ इंटू बेस, बेस यहाँ पर 2 है, हाइट यहाँ पर 0.3 है, तो ये रिजल्ट आ गया 0.3 न्यूटन सेकंड। एरिया ऑफ सी, एरिया ऑफ सी अगर हम देखें ट्रायंगल का एरिया है तो हाफ 1 इंटू 1 यानी 0.5, ठीक है ना, न्यूटन सेकंड। एरिया ऑफ डी देखें तो ट्रायंगल है तो हाफ इंटू 1 इंटू 1 दैट इज अगेन 0.5 न्यूटन सेकंड। तो सबसे ज्यादा इंपल्स किसके अंदर है, सी और डी के अंदर, ठीक है ना। तो हाईएस्ट इंपल्स वाले ग्राफ सी और डी वाले हैं, ऑप्शन हो गया हमारा सी करेक्ट। ठीक है, स्पीड तेज होनी चाहिए, ठीक है, गलत नहीं करेंगे, स्पीड तेज होनी चाहिए। अब इसको पढ़ो, ये मैंने लास्ट फेज 1 में भी रखा था, मैंने फेज 2 में भी रखा है, क्योंकि प्रॉब्लम आपका एनसीईआरटी का है पर आपके लिए बड़े काम का है। ये बोला है हैवी ब्लॉक, तो ये एक हैवी ब्लॉक है जो स्ट्रिंग से अटैच्ड है, ऊपर सी स्ट्रिंग है नीचे डी स्ट्रिंग है। हम झटके से इसको खींचते हैं, कौन सी स्ट्रिंग टूटेगी, तो जब हम झटके से खींचेंगे तो क्या होगा, इस मास के हैवी होने की वजह से ये अपनी टेंडेंसी को रेजिस्ट करेगा, ठीक है ना। ये रेस्ट पर है तो रेस्ट पे रहना चाहेगा, मतलब इधर का इंपल्स इधर नहीं ट्रांसफर हो पाएगा। तो जब हम झटके से खींचेंगे तो स्ट्रिंग डी टूट जाएगी, और अगर हम इसे स्ट्रेटली खींचे, धीरे धीरे खींचे, तो ऐसे सिचुएशन में आपकी फोर्स ऊपर भी ट्रांसफर होगी और तब स्ट्रिंग सी ब्रेक होगी। तो पेटेंटेड क्वेश्चन है, तो इसमें स्ट्रिंग डी ब्रेक्स। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। अब ये हमारे आगे कनेक्टेड ब्लॉक के प्रॉब्लम। कनेक्टेड ब्लॉक में हम क्या करते थे, सिस्टम बाउंड्री बनाते थे, सिस्टम का एक्सेलरेशन निकालते थे, फिर घुस जाते थे, जैसे इंटरनल फोर्स को निकालना होता था, सिस्टम को 2 पार्ट में ब्रेक करके इंटरनल फोर्स कैलकुलेट करते थे। बड़े अच्छे प्रॉब्लम रखे हैं, स्पेशली ये जो प्रॉब्लम है ये आपको काफी जगह पर मिलेगा, पर ऐसे नहीं, मतलब आम जगह पर नहीं मिलेगा, अच्छी टेस्ट सीरीज के अंदर मिलेगा। तो ये एक एडवांस लेवल प्रॉब्लम माना जाता है, और बहुत से बच्चों का अगर ये एग्जाम में आ गया तो गलती होने वाला है, ठीक है ना। और गलती इसके अंदर स्टूडेंट मतलब या तो थोड़ा डर जाएगा डायग्राम देख करके, यहाँ वो फोर्सेस को सही से नहीं, जबकि प्रॉब्लम आसान है, ठीक है ना। तो मैं आपको दिखाता हूँ, पहले इसको अटेम्प्ट करते हैं। ये बोला 5 सिमिलर क्यूब ईच ऑफ मास m, तो हर क्यूब का मास m है। अब आप देखो मेरी भी स्पीड इसमें तेज हो गई है, ठीक है ना, तो वो न्यूमेरिकल आते सटासट स्पीड ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। इसी फ्लो में एग्जाम में हमें सॉल्व करना है। हमने P की फोर्स लगाई, सबसे पहले सिस्टम बनाया, एक्सेलरेशन निकालो, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू होगी नेट फोर्स बाय टोटल मास, यानी P/5 है। अब मुद्दे पे आते हैं, करना क्या है, वी हैव टू फाइंड आउट द फोर्स एक्सर्टेड बाय क्यूब C ऑन D। तो C और D के बीच का इंटरेक्शन फोर्स निकालना है। तो C ने D को आगे फोर्स दिया, ठीक है ना, तो D ने चूड़ियां नहीं पहनी, इसने भी इसको पीछे फोर्स दिया। अब हम कहां से ये नॉर्मल रिएक्शन निकालेंगे, वो चॉइस हमारे हाथ में है। यहां से सिस्टम को 2 पार्ट में काट देते हैं, तो आगे और पीछे ये 2 सिस्टम तैयार हो जाएंगे। इस पे लग रहा है n का फोर्स आगे की तरफ, इसका मास हो गया 2m, इस बैक साइड वाले का मास हो गया 3m, इसमें n इधर लगा और f इधर लगा। ये डायग्राम बना के मैंने टाइम खराब कर लिया अपना, जरूरत नहीं थी बट आपको सिखाना भी था, ठीक है ना। तो अब आप बताओ, इससे भी निकाल सकते हो, इससे भी निकाल सकते हो। आसान किससे, जिस पे एक फोर्स लग रहा है। तो हम इधर से n का वैल्यू निकालेंगे, तो n इक्वल्स टू 2ma, a इज p/5m, तो ये आ गया 2p/5, सी करेक्ट।
अब इस प्रॉब्लम पर आते हैं। इसमें हमें क्या करना है, 2f का फोर्स इधर से लगाया गया, f का फोर्स इधर से लगाया गया, ये बीच में एक स्लैंटेड पोर्शन है, यहाँ का हमें नॉर्मल रिएक्शन कैलकुलेट करके देना है, ठीक है ना। देखो रिएक्शन फोर्स हमेशा बाद में आएगी, पहले एक्सेलरेशन निकालेंगे, तो भूल जाओ पहले हमें क्या निकालना है, पहले बंद करो इनको, सिस्टम बनाओ, एक्सेलरेशन इधर की तरफ आ गया, तो एक्सेलरेशन का वैल्यू हो गया 2f माइनस एफ बाई एम, तो आंसर हो गया f बाई एम, ठीक है। अब नॉर्मल रिएक्शन देखो, हालांकि हम सिस्टम को अलग करेंगे वो एक ऑब्वियस बात है। अब नॉर्मल रिएक्शन हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर लगता है, तो इसने इसके ऊपर नॉर्मल रिएक्शन इधर लगाया और इसने इस पे नॉर्मल रिएक्शन इधर लगाया। अच्छा, अब आप क्लास के बाद इसको वापस से जरूर प्रैक्टिस करोगे, ठीक है ना, ये सवाल छोड़ के जाने वाला सवाल नहीं है, एक बार दो बार जरूर प्रैक्टिस कर लो, आगे ऐसा सवाल आया तो आपका गलत ना हो। ये मत करना कि कथा की तरह आपने सुन लिया, हाँ भाई सुन लिया हमने, हमें आ जाएगा, नहीं आएगा, वहां जाके आप अटक जाओगे, आपको एक बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। या तो नॉर्मल का डायरेक्शन गलत लगा दोगे या कंपोनेंट गलत कर दोगे, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ होगा बिना प्रैक्टिस के। अब किसी एक को ले लो, आइदर दिस और दैट। अब देखो दोनों पे F और 2F का फोर्स लग रहा है, ऐसा नहीं कि इसमें हमें किसी पे प्रायोरिटी मिलेगी, दोनों में ही दो फोर्सेस हैं, किसी भी डब्बे को पकड़ लो जो मर्जी करे। चलो उसको ले लेते हैं। देखो तो यहां पर 2F का फोर्स लगा, नॉर्मल रिएक्शन इस पे ऐसे आ रहा है, जिसके हमें जाहिर है कंपोनेंट करने पड़ेंगे। ये एंगल 30 डिग्री हो गया, बिल्कुल इंक्लाइंड प्लेन की तरह, ये 30 डिग्री, तो ये नॉर्मल वर्टिकल से 30 डिग्री एंगल बनाएगा, तो इधर साइड आ जाएगा n sin 30, ठीक है, और डाउनवर्ड डायरेक्शन में चला जाएगा n cos 30, जिसका हमें कोई काम अभी नहीं है। एक्सेलरेशन हमें पता ही है कि इस पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में। इक्वेशन सॉल्व करते हैं, तो 2f माइनस n sin 30, n sin 30 यानी n/2 इक्वल्स टू मास ऑफ दिस ऑब्जेक्ट। अच्छा, एक छोटी सी गड़बड़ हुई है, आपने देखी, यहां पर आप चिल्ला तो रहे पर मैंने नहीं देखा, तो m और m ये मिलकर के हो गया था 2m, तो यहां आ जाएगा f/2m, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो 2f माइनस n/2 इक्वल्स टू, तो अगर आपकी प्रैक्टिस करी हुई है ना, तो अगर आपसे गलती भी होती है ऐसे पकड़ में आ जाएगी, बट अगर आपने प्रैक्टिस नहीं करी हुई है और आप एग्जाम में पहली बार कर रहे हो तो ये गलती पकड़ में नहीं आएगी, ठीक है ना। तो मैं इस प्रॉब्लम को कई बार कर चुका हूं, तो मेरे को पता वहां क्या आना चाहिए था, ठीक है। और अगर मेरे से गलती हो गई तो आगे करेक्ट करने का ऑप्शन है मेरे पास, पर जिसने सिर्फ ये सीख है, ठीक है ना, तो ये सीख है आपके लिए कि अगर आप प्रैक्टिस करके जाते हो और एग्जाम में बाई चांस आपसे गलती होती है तो आपके हाथ अटकेंगे, आपको पता चलेगा नहीं यार मैंने कुछ गलत किया है, जैसे ही चेक करोगे पता चल जाएगा। और बिना प्रैक्टिस के घुसते हो, कहीं गलती नहीं पता चलेगी, नेगेटिव खा के आओगे। तो अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो 2f माइनस n/2 इक्वल्स टू m इंटू ए की जगह हमारे पास आ गया f/2m, m से m कैंसिल हो गया, यहाँ से n/2 का वैल्यू हो गया 3f/2, ओके, 2 से 2 कैंसिल, n इक्वल्स टू 3f, तो हमारा ऑप्शन 3f यानी डी करेक्ट हो गया। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। अब फेज 1 में मैंने 3 रखे थे, यहां मैंने 2 ये रख लिए, पुली वाले प्रॉब्लम, क्या फर्क पड़ता है, सीखो इसको भी, ठीक है ना। तो हमने ये पता करना है इन दोनों में से किसका एक्सेलरेशन ज्यादा होगा, किसका एक्सेलरेशन कम होगा। ज्ञान की बात ये, जब धागे को पकड़ के डायरेक्ट खींचा जाता है तो जिस फोर्स से धागे को डायरेक्ट खींचा जाता है वही टेंशन के बराबर होती है। तो अगर आपको कभी कंफ्यूजन हो, आप पॉइंट बना लो, मतलब ये मासलेस ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा और टी की वैल्यू 2mg के बराबर हो जाएगी। तो यहां लगा टी, नीचे लगा mg, एंड वैल्यू ऑफ टी इज ऑलरेडी नोन टू अस विच इज 2mg। ये डायग्राम थोड़ा सा गंदा हो गया तो मैं यहां सिंप्लीफाई कर रहा हूं। तो t का वैल्यू हो गया 2mg, नीचे की तरफ लग गया mg, इसके एक्सेलरेशन को a2 कर दिया, यहां पर नीचे लगा 2mg, यहाँ नीचे लगा mg, वैसे तो लगाने की भी जरूरत नहीं है यार, आप ये डायरेक्ट ही निकाल सकते हो। तो अब हम a1 a2 निकाल लेते हैं, देखते हैं कौन ज्यादा कौन कम। तो a1 निकालने के लिए चलाने वाला हो गया 2mg, और ऑब्वियसली हम सिस्टम बाउंड्री बना रहे हैं, इसलिए आप सोचो मत कि मैंने टेंशन क्यों नहीं दिखाई, क्योंकि वो कट जा रही है। तो इक्वेशन बन रही है 2mg माइनस mg इक्वल्स टू हमारे पास हो गया 3m इंटू ए। तो एक्सेलरेशन का वैल्यू हमारे पास आ गया g/3, ठीक है ना। ये हो गया फर्स्ट वाले का एक्सेलरेशन। सेकंड वाले का एक्सेलरेशन निकालोगे तो ये आ जाएगा 2mg माइनस mg इक्वल्स टू हमारे पास आ जाएगा मास इंटू एक्सेलरेशन यानी a2। तो a2 का वैल्यू आ जाएगा g के बराबर। तो अब आप खुद ही चेक कर सकते हो, a2 ज्यादा है, a1 कम है, तो एक्सेलरेशन इज मोर इन द केस सेकंड ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट देखो, अब ये देखो, ये थिक रोप का प्रॉब्लम है और ये पेटेंटेड प्रॉब्लम है AIEEE का, ठीक है ना। तो इसलिए इसको, क्योंकि जो पेटेंटेड है उसको तो हम अपने पास स्टॉक करके रखते हैं और अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते हैं ताकि एग्जाम में गलत ना हो। तो पहले इसको झेलते हैं।
थिक रोप का कंसेप्ट मैंने आपको फेज 1 में भी सिखाया हुआ है, एक बार वापस से देख लो आप इसको। करना क्या है, ये बोला 2 ब्लॉक्स ऑफ 6 kg एंड 4 kg आर पुल्ड बाय फोर्स 60 न्यूटन। ओके, बीच में एक थिक रोप है जिसका मास 2 kg है। हमें क्या पता करना है, देन टेंशन एट द मिड पॉइंट ऑफ द रोप, यानी हमें यहाँ पर टेंशन निकालनी है। तो सबसे पहला काम सिस्टम बनाओ, एक्सेलरेशन निकालो, बाद में देखी जाएगी टेंशन। तो चलाने वाला हो गया 60, रोकने वाला कोई नहीं, इक्वल्स टू टोटल मास 6 और 4 हो गया 10 और 2 12, तो 12 ए का वैल्यू आ गया 5। अब थिक रोप में मैंने क्या सिखाया था, जहां टेंशन निकालनी है वहां से रस्सी काट दो। तो यहां से हम रस्सी काटते हैं, तो आगे गया 1 kg, पीछे गया 1 kg, तो दैट मींस बैक साइड वाला पोर्शन हो गया, ऐसे दिखा रहे हैं देखो, ठीक है ना। ये 60 न्यूटन का फोर्स आ गया, ये था हमारा 6 kg, ये 1 kg, ये 1 kg एंड दिस इज 4 kg। अब ये टेंशन टी, ये टेंशन टी, चाहिए तो आइडियल स्ट्रिंग कनेक्ट कर दो, ठीक है ना। तो आप रस्सी काट के वहां आइडियल स्ट्रिंग कनेक्ट कर दो, जो आइडियल स्ट्रिंग की टेंशन होगी वही उस पॉइंट की टेंशन का काम करेगी। अब आपकी चॉइस है, आप यहां से निकालना चाहो या यहां से, जहां से आसान पड़े वहां से निकालो। तो इधर एक ही फोर्स एक्ट कर रहा है, तो मैं टेंशन यहां से निकालूंगा, तो T इक्वल्स टू 5 into A and the value of A is 5, that means 25 न्यूटन। ठीक है, अब हम आ जाते हैं इस पे, इसको इंपॉर्टेंट लिख लेना, वापस से प्रैक्टिस जरूर करनी है आपने। ये बोला अ बलून ऑफ मास कैपिटल M, तो ये बलून है कैपिटल M मास का, इज डिसेंडिंग एट अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन अल्फा, तो ये नीचे आ रहा है और इसका एक्सेलरेशन अल्फा दे रखा है। अच्छा, तो नीचे लगा mg और बलून है, तो अपथ्रस्ट तो लगाना भूलना मत। आप कहोगे सर हमें कैसे पता चलेगा अपथ्रस्ट लगेगा, अरे यार अगर ये फ्री फॉल कर रहा होता, कोई अपथ्रस्ट नहीं होता, तो ए का वैल्यू जी के बराबर होता, ठीक है ना। तो ऊपर अपथ्रस्ट लगाओ तभी ए का वैल्यू जी के बराबर ना मिल करके जनरल एक्सेलरेशन अल्फा मिलेगा। तो यहां से हम अपथ्रस्ट निकालते हैं, तो इक्वेशन बन गई mg माइनस यू इक्वल्स टू m अल्फा, तो u की वैल्यू आ गई m टाइम्स g माइनस अल्फा। ये लिखना सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस का खेल है, अगर आपने बेसिक प्रैक्टिस कर रखे हैं आप इसी स्पीड पे लिखोगे, नहीं कर रखे बैठे फिर वो चिड़िया उड़ तोता उड़ खेलते रहो एग्जाम के अंदर और क्या खुद भी उड़ जाओगे। तो इसलिए प्रैक्टिस बहुत मस्ट है, छोटे छोटे सवालों की ऐसी प्रैक्टिस होनी चाहिए कि देखते ही रिजल्ट हम परफेक्टली लिख पाए। ओके, अब ये बोल रहा है नाउ मास m इज रिलीज फ्रॉम बलून, तो बलून से m मास हम रिलीज कर देते हैं। अब ये ऊपर जाता है विद सेम एक्सेलरेशन अल्फा, तो अब नया मास हो गया m माइनस m, अपथ्रस्ट एज इट इज है क्योंकि वो डिपेंड करता है वॉल्यूम ऑफ बॉडी के ऊपर, ठीक है ना। एक्सेलरेशन वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस के ऊपर, वो वॉल्यूम ऑफ बॉडी हो गया, ठीक है ना, तो इसलिए अपथ्रस्ट की वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगा, तो एक्सेलरेशन अल्फा हो गया। नीचे लगा m माइनस एम जी। ओके, अब अगर हम u का वैल्यू निकालें तो u माइनस ये इक्वल्स टू m माइनस एम इंटू अल्फा, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, तो u का वैल्यू आ जाएगा m माइनस एम और g प्लस अल्फा। ये बिल्कुल वैसा लिफ्ट वाले खेल जैसा ही है, ठीक है ना। अब दोनों को हम कंपेयर कर देते हैं और स्मॉल m का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो जैसे ही आप दोनों को कंपेयर करोगे तो स्मॉल m का वैल्यू हमारे पास आ जाएगा ट्वाइस ऑफ कैपिटल M अल्फा बाय g प्लस अल्फा, ठीक है। तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो 2m अल्फा बाय g प्लस अल्फा मतलब ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट है। नेक्स्ट देखो, ये मैन केज प्रॉब्लम है, पर ये वैसा नहीं है जैसा आप सोच के आए, चेंज कर दिया मैंने। तो आपको इसमें बहुत सारी चीजें इस लेक्चर के अंदर, इसलिए कई बच्चे हम खाली फेज 2 देख लें क्या, तो मैं नहीं बोलूंगा, मैं बोलूंगा फेज 1 और फेज 2 देखोगे तब परफेक्ट बनोगे और नंबर पूरे में से पूरे आएंगे। तो दोनों में से कुछ भी नहीं छोड़ना, हर चीज अपने लिए जरूरी है, ठीक है ना। अभी हमारे पास टाइम है, ये तो एक्सक्यूज मत दो हमारे पास टाइम नहीं है, बहुत टाइम है, आराम से इतने में फिजिक्स 2 बार रिवाइज कर लेंगे। तो आप फेज 1 देखो, देन फिर फेज 2 देखो, फिर प्रैक्टिस शीट और फिर जो क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट लगवा रहा हूं उनको प्रैक्टिस करो। अब देखो ये खेल क्या कह रहा है, कह रहा है द फॉलोइंग डायग्राम शोज अ पेंटर इन अ स्विंग। तो ये पेंटर है भाई, ठीक है ना, होने तो क्या फर्क पड़ता है, पेंटर इन अ स्विंग सस्पेंडेड अलोंग अ बिल्डिंग व्हेन द पेंटर पुल्स द रोप विद अ रोप द फोर्स एक्सर्टेड ऑन द फ्लोर इज 450। खेल खतरनाक है। तो जब ये पेंटर रस्सी को, अब सोचो ये वो बच्चा कर पाएगा जो फेज 1 में मैन केज देख करके आया है, ठीक है ना, क्योंकि ये उससे आगे का सवाल है। अब आप सोचो खाली आप ये लगाओगे या वो भी लगाना है, तो आप खुद ही जस्टिफाई कर लो, ये और वो लगा लो, परफेक्ट हो जाओगे, ठीक है ना। आप ऐसा नहीं कह सकते सर ये रह गया वो रह गया, सब कंप्लीट हो जाएगा। आ जाओ सीखते हैं।
तो अब ये मैन फ्लोर पर जो फोर्स लगा रहा है दैट फोर्स इज 450, यानी नॉर्मल रिएक्शन 450। पहले मैन की फोर्सेस देखते हैं। मैन ने रस्सी पर टेंशन टी लगाया, ग्राउंड से नॉर्मल लगा एन का, जिसका वैल्यू हो गया 450 न्यूटन, ठीक है ना। अच्छा, द वेट ऑफ द पेंटर इज 1000 न्यूटन, तो नीचे की तरफ 1000 न्यूटन का इसका वेट आ गया। मास इस पेंटर का हो गया 100 kg, ओके। अच्छा, फिर ये बोल रहा है द वेट ऑफ द स्विंग इज 250 न्यूटन। अब हम स्विंग के ऊपर आते हैं, तो स्विंग का वेट यानी इस केज का वेट 250 न्यूटन। केज के ऊपर लगने वाली टेंशन इधर आ गई। अच्छा, केज ने मैन पर लगाया है तो मैन ने भी चूड़ियां नहीं पहन रखी, इसने भी नॉर्मल नीचे लगाया 250 न्यूटन, 450 न्यूटन का, सॉरी, ठीक है। अच्छा, मास ऑफ दिस केज इज 25 kg, तो मैं इधर लिख रहा हूं कैपिटल M इज 25 kg। ओके, नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन द स्विंग। लो भाई, वहां तो इक्विलिब्रियम था, यहां ये एक्सेलरेट कर रहा है, तो हमें स्विंग का एक्सेलरेशन निकालना। मतलब इस बंदे ने रस्सी इतनी जोरदार खींची कि खुद तो ऊपर गया एक्सेलरेट करते हुए, साथ में स्विंग को भी ले गया। तो जादू देखो इसका, तो ये तो ऊपर जा रहा है ए से और स्विंग भी ऊपर जा रही है ए से, और हमें ये निकालना है। तो दोनों की फोर्सेस को अलग अलग सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो पहले मैन के ऊपर की फोर्सेस को देखते हैं। चलाने वाला T + N, तो हम मैन के ऊपर की फोर्सेस को देख रहे हैं। तो T + 450 चलाने वाला, ठीक है ना, माइनस कहां गया 1000 न्यूटन रोकने वाला, इक्वल्स टू मास 100 × A। इक्वेशन सिंप्लीफाई करते हैं, तो T माइनस ये हमारे पास आ गया 550 इक्वल्स टू 100A, फर्स्ट इक्वेशन। केज की फोर्सेस को चेक करते हैं। चलाने, इसका एक्सेलरेशन भी ऊपर है, तो T चलाने वाला और जो नीचे लगेगा वो रोकने वाला, तो T माइनस दीस टू का सम, ये हो गया हमारा पास 700, तो T माइनस 700 इक्वल्स टू 25A। सेकंड इक्वेशन क्या करना चाहिए, सब्ट्रैक्ट कर दो, माइनस प्लस माइनस, तो ये हमारे पास बचा 150 इक्वल्स टू 75A एंड एक्सेलरेशन इज 2 मीटर/सेकंड²। तो ऑप्शन हमारा बी करें। मजेदार था, तो वापस लगाना है, ठीक है ना। अच्छा, और क्या करना है, और ये भी करना है, सुन लेना, लिख लेना, मैं नहीं लिखूंगा, ठीक है ना। जो सुन रहा है, जो प्रॉपर कर रहा है, बकवास नहीं कर रहा है चैटिंग के अंदर, ठीक है ना, वो ये लिखेगा कि अगर इस मैन का एक्सेलरेशन नीचे की तरफ 2 है तो बताओ नॉर्मल रिएक्शन और टेंशन कितना है, लिखो, और ये आपको घर से कंप्लीट करना है, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रॉब्लम, ये लगातार दो प्रॉब्लम है, एक आपका स्प्रिंग का और एक आपका यह IIT का, ठीक है ना। अच्छा, स्प्रिंग का प्रॉब्लम, कटिंग ऑफ स्प्रिंग तो मैंने वहां सिखाई थी आपको, तो इसलिए मैं कटिंग ऑफ स्प्रिंग दोबारा टाइम नहीं खराब कर रहा, क्योंकि वो प्रॉब्लम सेम है, जो IIT का है वही प्रॉब्लम वापस से मैं कराऊंगा, टाइम वेस्ट होगा। एक्सेलरेशन वाला देख लो, तो जब डब्बे स्प्रिंग से बंधे हुए होते हैं तो दोनों के एक्सेलरेशन जो होते हैं वो सेम हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। तो ऐसे सिचुएशन को कैसे डील करना चाहिए, तो ये बोल रहा है एक्सेलरेशन ऑफ 10 kg मास इज 12 मीटर/सेकंड², तो इसका एक्सेलरेशन A2 12 मीटर/सेकंड² है। हमें फाइंड आउट करना है इसका एक्सेलरेशन A1। हमें नहीं पता स्प्रिंग में एलोंगेशन होगा, कंप्रेशन होगा, आप कुछ भी एक मान लो, अगर सही होगा तो पॉजिटिव आएगा, गलत होगा तो नेगेटिव आ जाएगा, न्यूमेरिकल वैल्यू आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं मान लेता हूं स्प्रिंग में एलोंगेशन है, अगर स्प्रिंग में एलोंगेशन होगा तो फोर्सेज इनवर्ड एक्ट करेंगी, जितनी इस पे एक्ट करेगी उतनी इस पे एक्ट करेगी, इंटरनल हो जाएगी, और हम सिस्टम बाउंड्री बना के दोनों को काट देंगे, तो ये यहां से कैंसिल हो गया। अब लॉज ऑफ मोशन कैसे लगेगा, सिग्मा एफ यानी नेट फोर्स इक्वल्स टू m × a नहीं करेंगे क्योंकि दोनों का एक्सेलरेशन कॉमन नहीं है, सिग्मा एम ए, सिग्मा एम ए का मतलब हो गया m1a1 + m2a2 एंड अप टू सो ऑन, ठीक है ना। तो जब सिस्टम ऑफ पार्टिकल के एक्सेलरेशन अलग अलग होते हैं तो सबका एम ए अलग अलग लिखते हैं। ओके, सिग्मा एफ में आ गया 200 चलाने वाला, देयर इज नो रोकने वाला, इक्वल्स टू एम ए, तो 20a1 एंड दिस वन बिकम्स 10 × a2, तो 10 × a2 इज 120, तो 20a1 का वैल्यू हो गया 80 एंड द वैल्यू ऑफ A1 इज 4 मीटर/सेकंड²। तो देखो जरा, A1 पॉजिटिव आया, इसका मतलब हमने जो डायरेक्शन ले रखा है वो सही है। अब आप kx का वैल्यू निकालो, जैसे टेंशन निकालते हैं इससे निकालो, तो kx इक्वल्स टू 10 × A2, तो kx का वैल्यू आ जाएगा 120 न्यूटन, यानी स्प्रिंग के अंदर अभी एलोंगेशन है, अगर आपको एलोंगेशन निकालना है तो k का वैल्यू पुट करके x की वैल्यू दे सकते हो। तो बहुत स्कोप है इस सवाल के अंदर, तो ऑप्शन बी करेक्ट। अब IIT का ये सवाल,
इसमें सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, तो हम धीरे धीरे वो लैमी थ्योरम वाले सिस्टम की तरफ बढ़ रहे हैं। तो सिस्टम इक्विलिब्रियम में नेट फोर्स 0 है, फोर्सेस आपस में बैलेंस्ड है। हमें पता करना है क्लैंप पुली पर क्या फोर्स लगाएगा। क्लैंप ये होता है, ठीक है ना, जिससे पुली होल्ड की गई है। तो भी क्लैंप जितनी पुली पर फोर्स लगाएगा, पुली भी क्लैंप पर उतनी फोर्स लगाएगी। तो पुली के द्वारा क्लैंप पर लगने वाली फोर्स देख लेते हैं कैसे। तो सुनो, सबसे पहले रस्सी की टेंशन पता कर लो। ये टेंशन यहां से पता चल जाएगी, जो कि होगी कैपिटल एम जी। अब जो फोर्सेस पुली पर लग रही होंगी वही क्लैंप पर नेट फोर्स डेवलप करेंगी। पुली पर कौन कौन सी फोर्सेस लग रही हैं? एक तो टेंशन नीचे लग रहा है, पुली का वेट mg नीचे लग रहा है, और एक टेंशन पुली पर इधर लग रही है, ठीक है ना। तो इन सबका रिजल्टेंट इज द रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन पुली, एक्टेड बाय पुली ऑन क्लैंप, ठीक है ना। तो क्लैंप कितनी लगाएगा? जस्ट इक्वल एंड अपोजिट मैग्नीट्यूड में। तो हमें मैग्नीट्यूड ही निकालना है, तो हम बस इसका रिजल्टेंट निकाल लेते हैं। तो फोर्स एक्सर्टेड बाय पुली ऑन क्लैंप, ये हमारे पास हो गई, ठीक है ना। अब ये y एक्सिस की तरफ है, ये x एक्सिस की तरफ है, तो अंडर रूट ऑफ x एक्सिस वाले का स्क्वायर प्लस y एक्सिस वाले का स्क्वायर, तो t प्लस एम जी का होल स्क्वायर। t की वैल्यू डाल दो विच इज कैपिटल एम जी। तो एक लाइन के अंदर IIT का ये काम का प्रॉब्लम हमारा खत्म हो गया। तो काफी बच्चे इसको भी पता नहीं डाउट में पूछते रहते हैं, तो भाई अब पूछना बंद कर दो, ये प्रॉब्लम बहुत सिंपल सा प्रॉब्लम होता है। तो m प्लस एम जी का होल स्क्वायर एंड देन प्लस स्मॉल प्लस कैपिटल एम स्क्वायर, राइट। हाँ, तो ये तो होगा नहीं, ये ब्रैकेट एक और आएगा, यहाँ पर मैं लगा देता हूँ। तो ये इसका ऑप्शन करेक्ट हो गया। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। ये देखो, ये स्ट्रिंग वाला प्रॉब्लम ये मैंने जानबूझ के रखा है क्योंकि लास्ट ईयर तो नहीं आया था, पर हो सकता है इस साल आ जाए। पर ये मतलब ऐसा प्रॉब्लम है जो हर बार हम कराते ही कराते, छोड़ते नहीं है, ताकि स्टूडेंट को आइडिया लग जाए कैसे किया जाता है। तो आपको लैमी थ्योरम मैंने वहां बताई थी, और मैंने वहां बताया था हम लैमी थ्योरम को कई तरीके से कर सकते हैं। इसमें हमें पता करनी है टेंशन ए और बी पर और मिड पॉइंट पर, ठीक है ना। पेटेंटेड सवाल है, क्योंकि दोनों तरफ का एंगल बराबर है इसलिए टेंशन बराबर रहेगी। और ये लगी टेंशन यहाँ पर, ये लगी टेंशन इधर, और वेट नीचे आ गया। अब आप इसे एक पॉइंट डायग्राम से रिप्रेजेंट कर दो। तो एक टी इधर लग रहा है, एक टी इधर लग रहा है, एंड नीचे की तरफ डब्ल्यू एक्ट कर रहा है, ठीक है ना। अगर आप चेक करोगे तो हॉरिजॉन्टल से एंगल थीटा है, ठीक है ना, ये हॉरिजॉन्टल से एंगल थीटा है। तो अब बस खाली कंपोनेंट करने हैं, तो टी कॉस थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा एंड 2t साइन थीटा डब्ल्यू के बराबर हो जाएगा। तो टी का वैल्यू हमारे पास आ जाएगा w/2 साइन थीटा, ठीक है। तो ये हमारे पास टेंशन आ गई ए पर या फिर बी पर। अब हमें मिड पॉइंट पे टेंशन निकालनी है, तो हमें रस्सी यहां से काटनी पड़ेगी। तो मिड पॉइंट पर जब आप टेंशन निकालोगे, रस्सी का ये रहा स्ट्रक्चर, ये एंगल थीटा था, टी इधर लगा, w/2, अब आधा वेट इधर आ गया, और यहां पर टी डैश की टेंशन आ गई, ठीक है ना। अब चॉइस आपके हाथ में है, आप इसे पहले तो पॉइंट डायग्राम से रिप्रेजेंट करो। तो पॉइंट डायग्राम से रिप्रेजेंट करोगे तो इधर आ गया w/2, इधर आ गया टी डैश, ये हो गया टी, हॉरिजॉन्टल से एंगल हो गया थीटा। अब चॉइस है, पैरेललोग्राम से भी कर सकते हो, कंपोनेंट बैलेंस करके भी कर सकते हो। तो टी कॉस थीटा की वैल्यू टी डैश के बराबर हो जाएगी, ये कंपोनेंट बैलेंस करके हुआ। टी हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं, जिसकी वैल्यू है w/2 साइन थीटा, और ये हो गया कॉस थीटा। तो नीचे ले जाओ, तो टी डैश की वैल्यू आ जाएगी w/2 टेन थीटा। तो ये आपका पेटेंटेड चेन का प्रॉब्लम हो गया। तो w/2 साइन थीटा एंड w/2 कॉट थीटा, ठीक है ना। अब ये 10 को ऊपर ले जाओगे तो दिस विल बिकम w/2 कॉट थीटा, ये इसका कॉट थीटा, ये इसका परफेक्ट आंसर हो गया। समझ आ गया। अब चलते हैं हम नेक्स्ट पर। तो अब हम आते हैं इसके अगले टॉपिक पर, जिसके अंदर फ्रेम ऑफ रेफरेंस और सूडो फोर्स के कंसेप्ट हैं। जो लिफ्ट वाले और मंकी वाले प्रॉब्लम आपके सारे यहाँ पे हो जाएंगे। अब देखो, यहाँ पर मैं आपको एक थ्योरेटिकल कंसेप्ट बताता हूँ, जोरदार कंसेप्ट है, ध्यान से सीखना। फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बेसिक डेफिनेशन सारे जानते हो, इनर्शियल नॉन इनर्शियल दो तरीके के होते हैं। इनर्शियल मतलब जिसके पास एक्सेलरेशन ना हो, ठीक है ना। जैसे अर्थ, क्या अर्थ इनर्शियल फ्रेम है? नहीं है, क्योंकि अर्थ के पास अपना एक्सेलरेशन है। ये भी कई जगह कंसेप्चुअल में पूछा जाता है, वो उसके खुद के रोटेट करने की वजह से आता है। ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ अबाउट इट्स ओन एक्सिस, न्यूमेरिकल वैल्यू 0.03 होता है, क्योंकि इतना कम होता है, इसलिए हम अर्थ के ऊपर के ऑब्जेक्ट्स के लिए अर्थ को इनर्शियल फ्रेम लेते हैं। बट अर्थ से अगर प्लैनेटरी मोशन ऑब्जर्व करें तो अर्थ इनर्शियल फ्रेम का काम नहीं करेगी। तो टेक्निकली अगर कोई पूछे क्या अर्थ इनर्शियल फ्रेम है, जी नहीं, नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि
कि वो अपनी एक्सिस के अबाउट घूम रही है, उसके पास खुद का एक्सेलरेशन है। तो ये पहला कंसेप्चुअल। नॉन इनर्शियल वो होता है जिसके पास खुद का एक्सेलरेशन हो, एक्सेलरेटिंग फ्रेम, दैट फ्रेम इज कॉल्ड नॉन इनर्शियल। ये तो सिंपल था। एक फ्रेम से देखने पर दूसरा फ्रेम, ये पॉइंट खतरनाक है। एक फ्रेम से देखने पर दूसरा फ्रेम, इस पे आपको आगे थ्योरेटिकल प्रॉब्लम भी मिलेगा। तो एक फ्रेम से देखने पर दूसरा फ्रेम इनर्शियल या नॉन इनर्शियल कब दिखाई देगा? तो मान लो हमारे पास दो फ्रेम है, एक फ्रेम का नाम S1 है और एक का नाम S2 है। तो S1 से S2 को देखें या S2 से S1 को देखें, तो कब एक के रिस्पेक्ट में दूसरा इनर्शियल या नॉन इनर्शियल दिखाई देगा? तो बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है, इनर्शियल मतलब एक्सेलरेशन जीरो। अब आप एक से बैठ के दूसरे को देख रहे हो तो रिलेटिव एक्सेलरेशन जीरो। ध्यान रखना, ये ब्रह्म ज्ञान की बात है। तो एक्सेलरेशन ऑफ S2 विद रिस्पेक्ट टू S1 अगर आप रिलेटिवली ऑब्जर्व कर रहे हो तो ये जीरो होना चाहिए। इसका मतलब है AS2 इक्वल्स टू AS1 होना चाहिए। मतलब या तो दोनों एक्सेलरेटिंग हो, दोनों के एक्सेलरेशन सेम हो डायरेक्शन में भी और मैग्नीट्यूड में भी, या फिर दोनों के ही एक्सेलरेशन, ठीक है ना, की वैल्यू जीरो। तो या तो दोनों के एक्सेलरेशन नॉन जीरो और सेम हो, ठीक है ना, या फिर दोनों के एक्सेलरेशन जीरो हो। तो ऐसे में रिलेटिव फ्रेम्स जो रहते हैं वो इनर्शियल रहते हैं। हाँ, ये नहीं होना चाहिए कि एक का एक्सेलरेशन जीरो है और एक का नॉन जीरो है, तो फिर ऐसे में वो नॉन इनर्शियल हो जाएंगे क्योंकि ए रिलेटिव जीरो नहीं होगा। सिंपल फंडा कि व्हेनेवर वी हैव टू चेक कि रिलेटिव फ्रेम इनर्शियल है तो ये रिलेटिव जीरो चेक कर लो, ठीक है ना, और अगर नॉन इनर्शियल चेक करना है तो ये रिलेटिव नॉन जीरो। तो ये आगे हमें काम में आएगा। अब अगला सुनो, सूडो फोर्स। ये तब लगती है, तो अपनी पेटेंटेड फोर्स है, ये तब लगती है जब हम कोई भी चीज एक्सेलरेटिंग फ्रेम से ऑब्जर्व करते हैं तो उसको अपोजिट डायरेक्शन में हमें ट्रांसफर करना पड़ता है। वो एक्सेलरेशन मास से मल्टीप्लाई करके ट्रांसफर करते हैं तो वो सूडो फोर्स बन जाती है। तो ये नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस से सूडो फोर्स एक्ट करती है ताकि लॉज ऑफ मोशन करेक्ट हो पाए। अब आते हैं लिफ्ट के खेल पर। देखो, लिफ्ट में हमें वो रीडिंग ऑफ वेइंग मशीन निकालनी होती है। तीन चार छोटे छोटे केसेस है। अगर लिफ्ट का एक्सेलरेशन जीरो है, यहाँ लिफ्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही है, तो ऐसे सिचुएशन में रीडिंग n की वैल्यू mg के ही बराबर होगी, ठीक है ना, ट्रू वेट बताएगी। अगर लिफ्ट ऊपर की तरफ एक्सेलरेट कर रही हो, ए अपवर्ड डायरेक्शन में हो, ये मैंने वहां सिखाए हुए हैं आपको ज्यादा डिटेल में फेज 1 में, तो आप देख सकते हो। अब इक्वेशन बन जाएगी n माइनस एम जी इक्वल्स टू ma, यानी रीडिंग हो जाएगी m टाइम्स g प्लस a। अगर यही लिफ्ट डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेट कर रही हो तो फिर ऐसे सिचुएशन में रीडिंग हो जाएगी n हो जाएगा m टाइम्स g माइनस a। अब कोई खुरापाती लिफ्ट की रस्सी काट के भाग गया, फ्री फॉल करा गया, तो ऐसे सिचुएशन में a का वैल्यू g के बराबर हो जाएगा और वो जिंदगी में बेचारा वेट मेजर करने लायक नहीं रहेगा, यानी n की वैल्यू जीरो हो जाएगी, वेटलेसनेस की कंडीशन हो जाएगी। अगर, ठीक है ना, अगर आपको हो गया, आप क्या बच गया, अब ये बच गया, अगर a की वैल्यू g से ज्यादा हो जाए तो ऐसे में ये पर्सन यहां नहीं टिका रहेगा। ये लिफ्ट में यहां से देखने पर, रिलेटिवली देखने पर, अब देखो पर्सन छोड़ो, कॉइन ले लेते हैं, तो अगर ये पर्सन लिफ्ट के अंदर है और a की वैल्यू ग्रेटर देन g है, हम लिफ्ट से ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो सूडो लगा अपोजिट डायरेक्शन में, तो ma इज ग्रेटर देन mg, यानी अब ये पर्सन यहाँ कॉइन रेस्ट पर नहीं रहेगा, ये रिलेटिवली मूव करेगा और इसका रिलेटिव एक्सेलरेशन हो जाएगा ma माइनस mg, यानी a रिलेटिव हो जाएगा a माइनस g, राइट। तो ये कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स रहते हैं और वो नीचे से ऊपर जाके टकराता हुआ दिखेगा रिलेटिवली। खेल समझ आ गया। ग्राउंड से देखें, ग्राउंड से देखने पर इसका एक्सेलरेशन सिर्फ और सिर्फ जी रहेगा क्योंकि ग्राउंड से कोई सूडो एक्ट नहीं करेगा। तो लिफ्ट के अंदर का कोई भी ऑब्जेक्ट फॉल कर रहा है, आप उसे ग्राउंड से देख रहे हो तो उसका एक्सेलरेशन जी रहेगा। बट अगर आप लिफ्ट से देख रहे हो तो उसका एक्सेलरेशन जी प्लस ए भी हो सकता है, जी माइनस ए भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, डिपेंड करता है लिफ्ट का एक्सेलरेशन कहाँ और कितना है, ठीक है। अब हम आते हैं इसके कंसेप्चुअल पर, तो पढ़ो। दो रेफरेंस फ्रेम का पहला ही सवाल चमक रहा है। S एंड S डैश आर रेफरेंस फ्रेम्स इफ S इज इनर्शियल। तो देखो S इनर्शियल है, मतलब S का एक्सेलरेशन जीरो है। आगे देन S डैश विल ऑल्सो बी इनर्शियल, तो S डैश का भी इनर्शियल होगा। तो भैया अगर एक का एक्सेलरेशन जीरो है तो दूसरे का भी जीरो ही होना चाहिए, यानी एक्सेलरेशन ऑफ S डैश मस्ट बी जीरो। अगर ऐसा नहीं हुआ तो ये रिलेटिव जीरो नहीं होगा। आ गया ना पूरा कंसेप्ट ऑफ समझ। तो एक्सेलरेशन ऑफ S डैश मस्ट बी जीरो, दिस इंप्लाइज दैट वेलोसिटी ऑफ S डैश इज आइदर कांस्टेंट और जीरो, ठीक है ना, यानी उसकी वेलोसिटी या तो कांस्टेंट रहेगी या फिर वो जीरो रहेगी। अब आप ऑप्शन ढूंढ लो। विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन गलत है, विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी सही ऑप्शन है। दूसरा पढ़ते हैं।
अच्छा अगर मान लो उसे नॉन इनर्शियल करना होता तो फिर क्या होता, नॉन इनर्शियल करना होता, एक इनर्शियल है तो नॉन इनर्शियल कब मिलेगा, जब एक्सेलरेशन ऑफ एस डैश इज नॉन जीरो, यानी वो एक्सेलरेटिंग फ्रेम होना चाहिए। तो विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन भी हो सकता था, रोटेट विद यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी भी हो सकता था, विद वेरिएबल वेलोसिटी भी हो सकता था, यानी हमारे ऑप्शन ए, सी और डी हो जाते। समझ आ गया? द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। हाँ ये भी बड़ा पंगा देता है, ठीक है ना। अब जरा पढ़ो, आपको पढ़ के अजीब सा लगेगा आपको, सर ये कौन सा सवाल ढूंढ रहा है। रेस्ट इज एब्सोल्यूट बट मोशन इज रिलेटिव, मोशन इज एब्सोल्यूट बट रेस्ट इज रिलेटिव। ऐसा प्रॉब्लम आते ही स्टूडेंट सिक्का निकालता है, जय माता दी करता है, वो उछालता है, हेड और टेल में से एक ऑप्शन लेता है, फिर उसे चेक करने के लिए फिर उछालता है, ठीक है ना, नहीं मतलब छोड़ के आ जाता है, यहाँ नेगेटिव करके आता है। तो इस टाइप का सवाल बहुत सिंपल है, रेस्ट इज एब्सोल्यूट एंड मोशन इज रिलेटिव। मतलब कोई ऑब्जेक्ट हमें मोशन में दिख रहा है, ठीक है ना, तो क्या हर जगह से हमें सेम मोशन में दिखेगा, और कोई ऑब्जेक्ट हमें रेस्ट पे दिख रहा है तो क्या हर जगह से वो रेस्ट पर ही दिखेगा। तो एब्सोल्यूट मतलब हर जगह से एक सा दिखना चाहिए, रिलेटिव मतलब कुछ जगह से दिख रहा है कुछ जगह से नहीं दिख रहा। तो रेस्ट पर रहना एब्सोल्यूट क्वांटिटी है या मोशन में रहना एब्सोल्यूट क्वांटिटी है। तो रेस्ट और मोशन दोनों के दोनों टर्म रिलेटिव टर्म है, ठीक है ना। अब जैसे आप फोन पे मेरे को देख रहे हो या फिर आप लैपटॉप पे देख रहे हो यूट्यूब पे, ठीक है ना, ऑब्वियसली नाच तो नहीं रहे होगे लैपटॉप लेकर के या फोन लेकर के हाथ में, तो एक जगह बैठे हुए होगे, तो मैं आपको रेस्ट पर दिखाई दे रहा हूँ, बट क्या एक्चुअली में मैं रेस्ट पर हूँ, तो नहीं, क्योंकि मैं अर्थ के साथ साथ मूव कर रहा हूँ। तो कोई अगर अर्थ के बाहर का ऑब्जेक्ट ऑब्जर्वर देखेगा अर्थ के बाहर से, तो उसे क्या लगेगा, हम लोग घूमते हुए नजर आएंगे, ठीक है ना। तो रेस्ट और मोशन दोनों के दोनों एक रिलेटिव टर्म है, एब्सोल्यूट टर्म नहीं है। तो रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म। तो बहुत छोटा पर खोटा प्रॉब्लम था। पढ़ो, अ फ्रेम रोटेटिंग विद कांस्टेंट स्पीड रिलेटिव टू इनर्शियल फ्रेम, तो भाई कांस्टेंट स्पीड से घूम रहा है, तो सर्कुलर मोशन है यूनिफॉर्म, यानी उसके पास सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन है, एक के पास है एक के पास नहीं है, तो फिर नॉन इनर्शियल। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट। आगे चलते हैं, पढ़ो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू, नॉन इनर्शियल फ्रेम आर एक्सेलरेटेड फ्रेम, नॉन इनर्शियल फ्रेम आर नॉन एक्सेलरेटेड फ्रेम। ये तो बकवास है, सिंपल सा है, पर इसमें भी कुछ है। तो नॉन इनर्शियल फ्रेम एक्सेलरेटेड फ्रेम सही है, नॉन एक्सेलरेटेड फ्रेम गलत है। अर्थ इज इनर्शियल फ्रेम होता है क्या, नहीं, अर्थ नॉन इनर्शियल है, तो ये ऑप्शन गलत है। अर्थ इज नॉन इनर्शियल फ्रेम, ये ऑप्शन सही है। तो ऑप्शन नंबर ए एंड डी आर करेक्ट, यानी सी ऑप्शन आ गया। अब यहां से शुरू होते हैं मंकी के प्रॉब्लम, ठीक है ना, मजेदार तरीके से हम लोग इसको खत्म करते हुए चलते हैं। कह रहा है मंकी ऑफ मास 20 kg इज होल्डिंग अ वर्टिकल रोप। आ जाओ भाई डायग्राम बनाते हैं। तो ये रहा अपना बंदर, ठीक है ना, इस मंकी का मास है 20 kg, इज होल्डिंग अ रोप, द रोप विल नॉट ब्रेक व्हेन अ मास ऑफ 25 kg इज सस्पेंडेड, यानी कि ये ब्रेकिंग टेंशन की बात कर रहा है, ज्यादा से ज्यादा टेंशन कितनी हो गई, 250 न्यूटन। ओके, तो अब ये कहता है व्हाट इज द मैक्सिमम एक्सेलरेशन। तो मैंने क्या सिखाया था, अगर मंकी ऊपर एक्सेलरेट करते हुए जाएगा तो रस्सी की टेंशन को बढ़ाएगा, ज्यादा से ज्यादा टेंशन कितनी हो सकती है, ब्रेकिंग के बराबर। तो फट से हमने टेंशन को ब्रेकिंग किया, 250 न्यूटन, मंकी का वेट 200 न्यूटन नीचे लगा, और हम यहां से मंकी का मैक्सिमम एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं। तो 250 माइनस 200 इक्वल्स टू 20 ए मैक्स। तो मेरे पास ए मैक्स का वैल्यू आ गया यहां से, ये 50/20 आ गया, 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ऑप्शन थर्ड करेक्ट। नेक्स्ट प्रॉब्लम पर आते हैं। हाँ ये देखो बर्ड वाला, जो मैंने वहां थ्योरी कराई थी ना पैरट वाली, वो यहाँ पर आ गई अब बढ़िया सा न्यूमेरिकल बन के। तो जिनको वो कंसेप्ट आ गया उनको ये न्यूमेरिकल आ गया। A bird is sitting in a large closed cage. Closed cage शब्द सुनना जरूरी है, अगर closed नहीं है, open cage है, तो चिड़िया उड़े या मरे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। और क्या होगा उस सिचुएशन के अंदर, अगर चिड़िया उड़ गई ओपन केज के अंदर, तो भैया फिर उस सिचुएशन में जो पर्सन जो केज लेकर के खड़ा होगा उसको वेट कम ही फील होगा, कोई उस सिचुएशन में अपथ्रस्ट हमारा काम नहीं कर पाएगा, ठीक है ना। अपथ्रस्ट लगेगा तो, बट वो केज के ऊपर उतना नहीं लग पाएगा क्योंकि एयर बाहर की तरफ डिस्प्लेस हो जाएगी। तो खेल ये है, ये सारा खेल क्लोज्ड केज के अंदर चलता है, और अगर ओपन केज में चिड़िया उड़ी तो फिर वेट कम ही होना है, फिर कोई सिचुएशन में वेट बढ़ने का चांस नहीं है। तो क्लोज्ड केज है, which is placed on a spring balance, it records a weight of 25 न्यूटन। तो अब अभी चिड़िया क्लोज्ड केज के अंदर है, तो रीडिंग 25 न्यूटन है, तो रीडिंग आर ले लेते हैं, ये हो गई केज प्लस चिड़िया के वेट के बराबर। तो अब तो हम डायरेक्ट कर रहे हैं क्योंकि अभी हमने थ्योरी देख ही ली है। रीडिंग है 25 न्यूटन, तो ये हो गया 2.5 m प्लस है, ठीक है ना, जी से डिवाइड कर दिया।
द बर्ड, मास उसका 0.5 दे रखा है, तो बर्ड का मास, ये बर्ड का मास ले लेते हैं, ये केज का ले लेते हैं, तो मास ऑफ केज हमारे पास आ गया, इधर ले जाओ उसको 2 kg। अब क्या करना है, द बर्ड फ्लाइज अपवर्ड इन अ केज विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 2, तो क्या होगा, अपथ्रस्ट की वैल्यू बढ़ जाएगी और अपथ्रस्ट हो जाएगा बर्ड का मास टाइम्स g प्लस ए। ठीक, ये मैं अब डायरेक्ट लिख रहा हूं क्योंकि मैं आपको पीछे इक्वेशन सिखा चुका। तो मास ऑफ बर्ड 0.5 और g प्लस ए आप सॉल्व करोगे तो 10 प्लस ये हमारे पास आ जाएगा, कितना दे रखा है 2, 12, यानी ये आ जाएगा हमारे पास 6 न्यूटन। ठीक है ना। अब ये किस पे लगा अपथ्रस्ट, ये लगा बर्ड के ऊपर। अब केज पर कहां लगेगा, नीचे लगेगा, तो रीडिंग हो जाएगी कैपिटल mg, केज का वेट प्लस अपथ्रस्ट। कैपिटल mg हो गया बेटा हमारा, या मास ऑफ केज इंटू जी हो गया हमारा 20, और अपथ्रस्ट का वैल्यू हो गया 6, यानी नई रीडिंग आ जाएगी 26 न्यूटन। तो ऑप्शन थर्ड करेक्ट। मजेदार सवाल, ठीक है ना। पर ये करना इसलिए पॉसिबल हुआ क्योंकि हम पीछे कंसेप्ट सीख करके आए, नहीं सीख करके आते धक्के खाते रहते हैं, यहाँ पे गलत करते हैं। अब पढ़ो, मंकी इज डिसेंडिंग फ्रॉम द ब्रांच ऑफ ट्री। तो भाई ये मंकी ऑफ ट्री, तो ट्री की ब्रांच क्या बनाओ, मैंने तो रस्सी बना दी। तो मंकी अपना नीचे उतर रहा है, चल भाई उतर ले नीचे। तो नीचे उतरने का कंसेप्ट क्या है, रस्सी को ऊपर फेंकेगा यानी टेंशन को लूज करेगा, टेंशन को कम करेगा। अब ब्रेकिंग टेंशन 75% ऑफ वेट है, यानी कम करेगा तभी तो वो नीचे उतर पाएगा। अगर वो रस्सी पकड़े रहेगा तो 75% में तो रस्सी टूट जानी है। तो रस्सी की टेंशन 75% वेट यानी 3/4 mg नीचे लगा, इतनी टेंशन उसने कर दी। अब उसका एक्सेलरेशन मिनिमम हो जाएगा, जो कि हम बड़े आराम से निकाल लेंगे। तो mg माइनस 3/4 mg इक्वल्स टू m a min। तो a min का वैल्यू बेटा हमारे पास आ गया g/4। ठीक, ये सब तब अच्छे लगेंगे आपको जब आप फेज 1 पढ़ के आओगे। अचानक से यहाँ टपकोगे कि फेज 2 देख लेते हैं चल करके, और बिना किसी ज्ञान के आगे झटका लगेगा। तो बेहतर है, ये अच्छा लगेगा तब जब आप फेज 1 या कंसेप्ट पूरी तरीके से मेरे से सीख चुके हो, सीख करके आप इस लेक्चर पे आ रहे हो, तो आपके लिए मजेदार रिवीजन का काम करेगा। चलते हैं आगे। अब देखो, ये दो पेटेंटेड प्रॉब्लम है जिसको हम बोलते थे नो रिलेटिव स्लिपिंग। तो नो रिलेटिव स्लिपिंग का खेल मैंने वहां सिखाया था कि हम ऐसे धक्का देते हैं कि एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट से चिपका हुआ नजर आता है। तो मैं वापस से एक बार क्लियर कर दूं गेम। तो ये कैपिटल M, ये स्मॉल m, हमें पता कर, ये एंगल थीटा हमें पता करना है, इसको हम कितने एक्सेलरेशन से धक्का दें कि ये रिलेटिवली स्लाइड ना करे। तो तरीका क्या होता था, इसके ऊपर बैठ जाओ, बैठते ही सूडो लगाओ, तो इधर लगी सूडो स्मॉल m, कंपोनेंट करो, इधर आ गया mg साइन थीटा, ठीक है ना। सूडो के कंपोनेंट करो, तो ये एंगल थीटा, तो ये वाला एंगल थीटा, इधर साइड आ गया mg cos थीटा, इधर साइड आ गया mg sin थीटा, और ये हो गया नॉर्मल। अब आपको क्या दिखाई दे रहा है, आप चाहते हो कि ये स्लिप करता हुआ ना दिखाई दे, मतलब दोनों फोर्सेस बैलेंस हो। तो mg sin थीटा इक्वल्स टू ma cos थीटा, तो m से m कैंसिल हुआ, a हो गया g tan थीटा। तो यही वो इक्वेशन थी जो मैंने आपको फेज 1 में करवाई थी कि a की वैल्यू अगर g tan थीटा होती है तो ऐसे में रिलेटिव स्लिपिंग नहीं होगी, ठीक है ना। और भी बहुत कुछ बताया था, तो एक बार देख लो, वो सारी चीजें सेम है, इसलिए मैंने दोबारा रखी नहीं है यहाँ पे। हाँ, मैंने एक नया सवाल रखा है, पढ़ो। एन ऑब्जेक्ट A is placed on a frictionless wedge inclined at an angle theta, सेम सिचुएशन है। अब ये कहता है कि हम इसे इधर ड्रैग करना चाहते हैं, तो अगर मैं इसे इधर खींचूं, ठीक है ना, तो इसे इधर खींचने पर बताओ कितने एक्सेलरेशन से इधर की तरफ पुल करेंगे कि ये वर्टिकली डाउन गिरता हुआ दिखाई दे। तो ये पेन मेरे हाथ में, मैं अपने हाथ को इधर खींचूं, ठीक है ना, और इसका कांटेक्ट ब्रेक हो जाए, तो ये आपको वर्टिकली डाउन ही तो दिखाई देगा। यानी अगर कोई ऑब्जेक्ट आपको वर्टिकली डाउन दिखाई दे रहा है तो उसका कांटेक्ट ब्रेक हो चुका है, नॉर्मल रिएक्शन 0 हो चुका है। तो बस यही करने वाले हैं, आ जाओ, लग जाओ इसके ऊपर, सूडो लगाओ। तो इधर सूडो लगा, कंपोनेंट करो सूडो के, ये एंगल थीटा हो गया, तो इधर आ गया ma cos थीटा, ठीक है ना। ये एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल थीटा हो गया, तो थोड़ा सा कंपोनेंट गड़बड़ हो गया, ma sin थीटा आएगा इधर। तो इधर आ गया ma sin थीटा, नीचे की तरफ आ गया mg sin थीटा प्लस ma cos थीटा, ये नॉर्मल आया, और mg का एक कंपोनेंट इधर आया mg cos थीटा, ठीक है। अब इस डायरेक्शन की फोर्सेस को हम बैलेंस करते हैं, तो n प्लस ma sin थीटा इक्वल्स टू mg cos थीटा, अगर कॉन्टैक्ट बना हुआ है तो n प्लस ma sin थीटा इक्वल्स टू mg cos थीटा। अब आप कॉन्टैक्ट को ब्रेक करना चाहते हो, तो आपने नॉर्मल 0 कर दिया, यहां से a की वैल्यू निकाली, ये गया
जी बाई टेन थीटा आ गया। तो दो रिजल्ट है भाई, जी टेन थीटा और जी बाई टेन थीटा। जी बाई टेन थीटा करो तो वो बाई करके नीचे आ जाएगा, और जी टेन थीटा करो तो वो चिपक जाएगा, रिलेटिव स्लाइड नहीं करेगा। तो अब आपको एग्जाम में प्रूव करने की जरूरत नहीं है, ये दो स्टैंडर्ड रिजल्ट्स हैं, आप इनको याद रखोगे, कॉपी में जरूर नोट डाउन कर लेना, ठीक है ना। अच्छा, अब मैं आपको दिखाता हूं अल्टीमेट प्रॉब्लम। ये हमारा एससीवी का प्रॉब्लम है, ठीक है ना, और इस प्रॉब्लम को मैंने इसलिए रखा है ताकि आप रिलेटिव का एक बार कंसेप्ट सीख लो। तो ये ब्लॉक है, ऑब्वियसली लिफ्ट के अंदर है, लिफ्ट के अंदर ये इंक्लाइंड प्लेन है, ऊपर ए नॉट की एक्सेलरेशन से ले जा रहे हैं, हमें पता करना है नीचे कितनी देर में आएगा। तो अगेन हमें सिर्फ ब्लॉक ऑब्जर्व करना है, तो हम रिलेटिव ऑब्जर्वेशन करते हैं। अच्छा, हमें ये लेंथ एल दे रखी है, तो ये तो निकालना ही पड़ेगा। तो एल और ये हो गया एल डैश, तो एल डैश की वैल्यू होगी अपन ये कर लो कॉस थीटा हो गया, तो ये हो गया एल बाय कॉस थीटा। ठीक, अब बहुत ध्यान से देखना बेटा, जैसे ही हम लिफ्ट से बैठ करके ऑब्जर्व करेंगे तो ये ए नॉट नीचे की तरफ आ जाएगा, सूडो बन गए, तो इधर साइड आ गया एम ए नॉट। कंपोनेंट करेंगे अगर हम तो बिल्कुल एम जी की तरह से एम ए नॉट के कंपोनेंट होंगे, तो इधर साइड आ जाएगा एम जी साइन थीटा, जो तो आना ही था, प्लस एम ए नॉट साइन थीटा। तो अब हमें ये यहां से नीचे की तरफ आता हुआ दिखाई देगा, ये इसका ए रिलेटिव हो गया, तो ए रिलेटिव की वैल्यू निकालते हैं, और ऊपर कोई फोर्स ही नहीं है, तो एम जी साइन थीटा प्लस एम ए नॉट साइन थीटा इक्वल्स टू एम ए रिलेटिव, एम से एम कैंसिल हो गया, तो ए रिलेटिव आ गया जी साइन थीटा, सॉरी जी प्लस ए नॉट साइन थीटा। ऐसे भी कर सकते हो, ए अप है तो जी अप हो जाएगा, जी का वैल्यू हो जाएगा जी प्लस ए। अब इसका एक्सेलरेशन, अगर ये ये एक्सेलरेशन वगैरह नहीं होता इसका, तो नीचे की तरफ जी साइन थीटा होता, तो जी की जगह जी प्लस ए साइन थीटा आ गया, डायरेक्ट भी कर सकते हो, ठीक है ना। अब ये ए रिलेटिव आ गया, अब हमें पता करना है कितने टाइम में नीचे आएगा, तो सेकंड इक्वेशन लगा लो, तो एस बराबर यूटी, यूटी वाला पार्ट तो जीरो हो गया, तो हाफ ए रिलेटिव टी स्क्वायर, तो टी की वैल्यू हो गई अंडर रूट ऑफ 2, एस की जगह आ गया एल बाय कॉस थीटा, ठीक है ना, और नीचे आ गया ए की वैल्यू हो गई जी प्लस ए साइन थीटा। तो मैं इसको सही से लिखूं तो ये हो गया 2l बाय जी प्लस ए नॉट साइन थीटा कॉस थीटा। ऑप्शन में लाओ तो आपको मिल जाएगा अंडर रूट के अंदर, ये डी ऑप्शन करेक्ट है। तो ये थे आपके लॉज ऑफ मोशन के एक एक कंसेप्ट के प्रॉब्लम। एक बार वापस से आप फेज 1 देख करके फिर इसको प्रैक्टिस कर लेना, आपकी सारी चीज कंप्लीट हो जाएगी। हाँ, चलते चलते ये रहे वो इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम जो आपने जरूर करने हैं, इनमें थ्योरी बेस्ड भी है, सारी चीजें मैंने रखी हैं, ये एडवांस वाले जरूर कर लेना, ये हाई लेवल प्रॉब्लम नहीं रखे, ये वो रखे हैं जो आपको करने चाहिए, ठीक है ना। तो कंसेप्चुअल और एडवांस टेस्ट के लॉज ऑफ मोशन वाले जो नीट फिजिक्स कोटा की टेस्ट सीरीज के अंदर आपके पास है, वहां से आपने इन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को प्रैक्टिस जरूर करना है, ठीक है ना। अब नेक्स्ट लेक्चर जो रहेगा आपका वो फ्रिक्शन का रहेगा, ट्यूसडे के दिन आएगा। तब तक आप बीच में आपके पास संडे भी है, मंडे भी है, ठीक है ना, आप अपना अच्छे से रिवाइज कर लो, और दोनों टॉपिक जो मैंने कराए हैं, करंट, इलेक्ट्रिसिटी और लॉज ऑफ मोशन, एक एक चीज प्रैक्टिस कर लो आप इसकी, ठीक है। थैंक यू सो मच।